हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल लिटरेचर पॉइंट। जैसा कि आप सब लोग देख रहे थे कि इस चैनल पे आपको डेली केवीएस टीएसटी पीएचडी की रिगार्डिंग इंग्लिश की क्लासेस अपलोड हो रही थी। और मैंने टीएसटी भी पूरी मेहनत से आप लोगों के सपोर्ट के साथ पूरी क्लासेस अपलोड की, जिसका आप लोगों ने भी काफ़ी अच्छा उन सारे वीडियोज़ को अपना प्यार दिया। और उसी सीक्वेंस को आगे तक बढ़ाकर हम आपका पीजीटी की क्लासेस अपलोड कर रहे हैं। केवीएस पीजीटी इंग्लिश की क्लासेस अपलोड कर दी, जिसमें मैं क्लास 11 का पूरा आपको चैप्टर करा चुकी हूँ। क्लास 12 के भी काफ़ी चैप्टर डिटेल में मैंने आपको कराया है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए। बट ये आज का जो आपका वीडियो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा कि जो आपका फ्लेमिंगो बुक है क्लास 12 एनसीईआरटी, उसमें ऑल चैप्टर इन वन शॉर्ट रिवीजन सीरीज है। ये मीन्स आपको इसमें शॉर्ट में समरी समझाई जाएगी ऑल चैप्टर की, और जितने भी उस चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं उस सारे चैप्टर को मैंने इस वाले वीडियो में इंक्लूड किया है। तो फ्रेंड, ये एक प्रकार से आप ये जो वीडियो देख रहे हैं आपके एग्जाम के लिए एक प्रकार का मैजिक वीडियो साबित होगा। आप चाहे एंड तक देख के देख लीजिए, ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से साबित होगा। तो फ्रेंड, बिना लेट के हुए चलिए हम इस बार मतलब अपने वीडियो को शुरू करते हैं। मीन्स एक बार में एनसीईआरटी क्लास 12 पार कर देते हैं। मीन्स एक वीडियो में आपको पूरा ही क्लास 12 की एनसीईआरटी है पूरा कंप्लीट करवा देंगे। अगर अभी तक आपने क्लास 12 का बुक भी नहीं टच किया है तो भी आप एग्जाम में 100% इंग्लिश का सब्जेक्ट देख कर आएंगे, पूरी गारंटी के साथ मैं कहती हूँ। तो चलिए फिर फ्रेंड, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करने से पहले थोड़ी सी मैं आपको वीडियो के बारे में बता देती हूँ। जैसे कि आपको इस वीडियो में देखने को क्या मिलेगा, ये देखने को मिलेगा जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पास क्लास 12 इंग्लिश फ्लेमिंगो बुक से ये पूरे आपके चैप्टर इस वाले वीडियो में इंक्लूड है। इसमें थोड़े से आपको राइटर के बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि पीएचडी में यहाँ तो कोई राइटर से क्वेश्चन नहीं आए थे, बट पीएचडी में कुछ कहा नहीं सकता कि उसका लेवल क्या हो सकता है। तो इसलिए मैंने थोड़ा सा ही बस राइटर के बारे में थोड़ा सा अपने इस वीडियो में इंक्लूड किया है कि अगर क्वेश्चन राइटर्स के बेस पे देखने को मिल जाए तो आपको सारे नॉलेज राइटर के बारे में भी होना चाहिए। फिर मैंने सारे ही चैप्टर के आपके थोड़े से क्या किया है कि शॉर्ट समरी यहाँ पास देखने को मिलेगा। जैसे आपका फर्स्ट चैप्टर है द लास्ट लेसन, आपका फर्स्ट चैप्टर है, तो इसका थोड़ा सा थीम थोड़ी सी शॉर्ट समरी मैंने इसमें ऐड की है। देन हम क्या बात करेंगे तो उसकी यहाँ से देखिए सारे चैप्टर की क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर जी आपके उस चैप्टर से जितने क्वेश्चन आंसर बन सकते थे मैंने सारे इंक्लूड किए। जैसे कि आपका ये फर्स्ट चैप्टर का हो गया, ये क्वेश्चन आंसर जो आप देख रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का हो गया। देन हमारे यहाँ पर सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो जाता है द लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये आपका सेकंड चैप्टर। इसमें मैंने शॉर्ट समरी थोड़ी सी शॉर्ट समरी ऐड की है, और मैं काफ़ी अच्छे से आपको डिस्क्राइब करके सारे ही चैप्टर की समरी बताऊंगी कि अगर मैंने कहा ना, अगर अभी तक आपने 12th का क्लास की बुक भी टच नहीं की है तो भी आप एग्जाम में 100% अच्छा करके आएंगे। तो मैं शॉर्ट समरी आपको डिस्क्राइब कर दूंगी। फिर उसके बाद सारे मीन्स एक एक चैप्टर से मैंने 20 25 क्वेश्चन ऐड किया अपने इस वाले वीडियो में, इस वाले पीडीएफ में, जो कि आपके एग्जाम में कुछ भी ना छूटे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पास कितने ज़्यादा क्वेश्चन है। ये सेकंड चैप्टर के आपके ये सब क्वेश्चन है। देन हमारा आता है जस्ट सेकंड फ्रेंड, ये तो सेकंड चैप्टर का ही क्वेश्चन। मैंने कहा ना काफ़ी क्वेश्चन मैंने ऐड किया जो कि आपके एग्जाम में एज इट इज़ देखने को मिल जाए। ये मेरा मतलब ऐसी पूरी मैंने कोशिश किया है कि इस वाली वीडियो में जो भी आप क्वेश्चन देखें वो एग्जाम में भी आपको देखने को मिल जाए। तो यहाँ से आपका स्टार्ट हो जाता है थर्ड चैप्टर डीप वाटर। तो जिसमें क्या मीन्स आपके राइटर यहाँ पर देख मेंशन है विलियम डॉगलस। तो फ्रेंड, ऐसे ही मैं पूरा दिखाने लगूंगी तो क्या मीन्स इंट्रोडक्शन ही काफ़ी लंबा हो जाएगा। जैसे कि आपका थर्ड चैप्टर का ये क्या है क्वेश्चन आंसर है। देन ये हमारा यहाँ से फोर्थ चैप्टर आ गया, तो ऐसे ही हमारा पूरा ही होगा। तो चलिए फिर वीडियो को जल्दी से हम फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, जो कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो और 1 डेढ़ घंटे हम अपना पूरा पीजीटी क्या है कंप्लीट कर लेते हैं ना। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड, ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है दी लास्ट लेसन। आपका फर्स्ट चैप्टर का नेम ही है दी लास्ट लेसन, जिसके राइटर है अल्फोंसो डॉटेर। इनका टाइम पीरियड देख लीजिए एक बार। इनका टाइम पीरियड है 1840 से लेके 1897 तक। फिर ही वॉज अ फ्रेंच नॉवलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर। अगर देखिए आपके एग्जाम में अगर राइटर से क्वेश्चन देखने को मिल भी सकते हैं तो क्या मिलेंगे, उनके नेशनलिटी से क्वेश्चन मिलेंगे, उनके डेट उनके बर्थ डेट्स पे क्वेश्चन मिल सकते हैं, एंड उनके इंपॉर्टेंट वर्क से क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो उनकी नेशनलिटी एक बार आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो क्या थे, एक फ्रेंच नॉवलिस्ट से शॉर्ट स्टोरी राइटर थे। कौन थे? अल्फोंसो डॉटर, जो कि आपके दी लास्ट लेसन के क्या हैं, राइटर हैं। दी लास्ट लेसन इज सेट इन द डेज ऑफ अ फ्रांसो प्रूशियन वार 1870। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट ईयर हो जाता है कि जो आपका चैप्टर मेंशन है कि इसमें फ्रैंको प्रूशियन वार के बारे में बताया गया है। वो कब लड़ा गया था वो वार? 1870 से लेके 1871 तक का ये वार चला था। इन विच फ्रांस वाज डिफीटेड बाय द प्रूशिया लेड बाय द बिस्मार्क, जिसमें फ्रांस काफ़ी बुरे तरीके से हारा था प्रूशिया के द्वारा। जिस प्रूशिया को लीड कौन कर रहा था फ्रेंड? बिस्मार्क कर रहा था। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है कि प्रशिया को कौन लीड कर रहा था? तो बिस्मार्क लीड कर रहे थे।
तो इस चैप्टर का थोड़ा सा थीम देख लें या फिर शॉर्ट स्टोरी में शॉर्ट समरी इसको हम कह सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। द इम्पोर्टेंस ऑफ द लैंग्वेज एंड इट्स कनेक्शन विद द नेशनलिज्म आर द सेंट्रल थीम्स ऑफ द चैप्टर। तो अगर आपसे पूछ लिया जाए कि इस चैप्टर का थीम क्या है तो आपको सीधे आंसर करना है, द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज एंड इट्स कनेक्शन विथ नेशनलिज्म आर द सेंट्रल थीम्स ऑफ द चैप्टर। दी लास्ट लेसन। दी प्रोटोगोनिस्ट कौन रहता है? एक फ्रेंच नाम का एक बच्चा रहता है, छोटा सा बच्चा रहता है। दी फ्रेंच नाम का एक किड रहता है। दी प्रोटोगोनिस्ट ऑफ द नैरेटिव इज अ लिटिल किड फ्रेंच हुज टीचर एम हैमेल इज कंपेल्ड टू फ्ली हिज नेटिव टाउन इन फ्रांस एल्सेस रीजन बिकॉज जर्मन सेल्टर आर अनेक्शिंग इट एंड मेकिंग जर्मन इट्स ऑफिशियल लैंग्वेज। तो यहाँ पास क्या होता है फ्रेंड, इस चैप्टर में दिखाया गया है कि जब फ्रांस हार जाती है पर्शियन के द्वारा, बुरी तरीके से हार जाती है, तो वहाँ पास जो पर्शियन रहते हैं वहाँ के दो दो वहाँ पास सिटी कह लीजिए, जैसे अल्सेस और जस्ट अ सेकेंड, अल्सेस रहता है एंड एक मिनट जस्ट अ सेकेंड, अल्सेस एंड लोरेन, पूरा नेम याद आ गया। मतलब ये दो ऐसे सिटी रहते हैं फ्रांस के जहाँ पास वो लोग बोल देते हैं कि यहाँ पास अब केवल जर्मन ही लैंग्वेज पढ़ाया जाएगा, मीन्स जर्मन लैंग्वेज स्कूल में टीच किया जाएगा, जर्मन लैंग्वेज को ही यहाँ पास का ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। यहाँ पास बच्चों को स्कूल में फ्रेंच नहीं पढ़ाया जाएगा। तो इनके ये जो टीचर रहते हैं यहाँ पास, जो हमारा प्रोटोगोनिस्ट है फ्रेंच, जो फ्रेंच का टीचर रहते हैं एम हैमेल, ये टीचर है, इनके टीचर का नाम क्या है? एम हैमेल है। तो क्या कहते हैं, पूरे 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 नेशनलिटी से, पूरे पेट्रियोटिज्म से भरे रहते हैं, मीन्स उनके अंदर अपने देश को लेके, अपने लैंग्वेज को लेके, अपने मातृभाषा को लेके बहुत ही ज़्यादा देशभक्ति रहता है। तो वो पूरा मतलब कि जो अपना लास्ट लेसन देते हैं उसी नेशनलिज्म पे देते हैं, अपने फ्रेंच लैंग्वेज पे देते हैं, अपने मदर टंग के बारे में देते हैं कि अपनी मातृभाषा के द्वारा ही आपको क्या मिल सकती है? फ्रीडम मिल सकती है। तो जब यहाँ पास जर्मन कह देते हैं कि अब जो अल्सेस और लोरेन के जितने भी स्कूल है वहाँ पास क्या सिखाया जाएगा, वहाँ स्कूलों में क्या सिखाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज ही सिखाया जाएगा। तो उसके बाद वो काफ़ी सैड हो जाते हैं। तो यही पूरी स्टोरी इसमें दिखाई हुई है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ से हमें स्टार्ट करना था। नाउ द मदर टंग फ्रेंच विल नॉट लॉन्गर बी टॉट इन द स्कूल्स ऑफ फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट ऑफ अल्सेस एंड लोरेन। मैंने आपको बताया ना, तो जर्मन ने कह दिया कि अब जो अल्सेस और लोरेन के जो डिस्ट्रिक्ट है, मीन्स फ्रेंच के जो डिस्ट्रिक्ट है अल्सेस एंड लोरेन, यहाँ पास अब फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं सिखाया जाएगा, मदर टंग को नहीं सिखाया जाएगा। अब यहाँ पास क्या सिखाया जाएगा? अब यहाँ पास क्या सिखाया जाएगा? जर्मन लैंग्वेज को ही ऑफिशियल लैंग्वेज माना जाएगा। Even though it is obvious that his student won't be able to speak French in the future। तो उनके टीचर क्या कहते हैं कि भाई ये तो सच है कि अगर बच्चों को मदर टंग पढ़ाई नहीं जाएगा तो मुश्किल से ही वो फ्रेंच में क्या फ्यूचर में फ्रेंच लैंग्वेज को जान पाएंगे, उनको समझ पाएंगे, उनको बोल पाएंगे, वो अपनी मदर टंग को क्या धीरे धीरे बोलते जाएंगे। अगर स्कूलों में पढ़ाया ही नहीं जाएगा तो अगर जैसे कि हमारे स्कूल में अगर हिंदी ही ना पढ़ा जाए तो धीरे धीरे हम क्या अपनी मातृभाषा से दूरी बना लेंगे ना। तो वैसे ही उनके टीचर भी थोड़े नाराज़ रहते हैं, मतलब नाराज़ क्या रहते हैं, दुखी रहते हैं, क्योंकि ऑलरेडी फ्रांस तो हारा रहता है। तो जो ब्रिटेन जो प्रशिया वाले बोलेंगे वही जो जर्मन बोलेंगे वही तो स्कूल में होगा, क्योंकि उनका ही रूल चल रहा है। तो इसकी वजह से टीचर का क्या रहता है, पूरा लास्ट लेसन रहता है। तो लास्ट लेसन ही अपना लास्ट जो बच्चों को टीच करते हैं ये इसी लैंग्वेज के बारे में, मदर टंग के बारे में ही, फ्रेंच लैंग्वेज के बारे में ही बच्चों को टीच करते हैं। दी नरेटर्स फ्रेंच टीचर, मतलब दी नरेटर मतलब जो फ्रेंच लड़का है, यहाँ पास दी नरेटर कौन है? फ्रेंच, वो जो किड है वो फ्रेंच है। उसके टीचर फ्रेंच टीचर मोइसूर हैमेल इज डिटरमाइंड टू गिव देम वन मोर लेसन इन द लैंग्वेज। वो कहते हैं कि आज मतलब कि वो आते हैं और अपना लास्ट लेसन कहते हैं कि एक मेरा ये लास्ट लेसन है जो आज मैं बच्चों को टीच करूँगा। द टीचर इम्फोसाइज दैट लैंग्वेज इज इन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ वंस आइडेंटिटी एंड कल्चर एंड दैट इज द सुपरेशन कॉन्स्टिट्यूट्स एन एक्ट ऑफ ऑपरेशन। वो कहते हैं कि जो हमारा मदर टंग है उसको कभी, मतलब ये हमारी आइडेंटिटी है, ये हमारा कल्चर है, बच्चों को पूरा शिक्षा देते हैं। वहाँ थोड़े गाँव के वासी भी बैठे रहते हैं जो कि उनको क्या, उनके काम के लिए, उनके काफ़ी साल के वर्क के लिए उनको थैंक यू बोलने के लिए वो स्कूल में आए रहते हैं। मतलब पीछे के जितने भी बेंच खाली रहते हैं इस क्लास के, उसमें जो गांव के रहते हैं, जो विलेजर्स रहते हैं वो आके बैठे रहते हैं और उनको थैंक यू बोलने के लिए आए रहते हैं कि मतलब आपने इतने साल तक कड़ी मेहनत करके हमारे बच्चों को हमें टीच किया है, उसके लिए उनको थैंक यू। क्योंकि उनकी विदाई का दिन रहता है, जो मिस्टर एम हैमेल उनकी विदाई का दिन रहता है। आज उनका स्कूल में आखिरी दिन रहता है लेसन टीच करने का। तो वो जो अपना आखिरी लेसन बच्चों को बस सुनाते रहते हैं कि आपका जो आइडेंटिटी है, आपका जो कल्चर है वो क्या है, फ्रेंच लैंग्वेज आपका मदर टंग है, मदर टंग को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। तो इस प्रकार से वो बच्चों को क्या कहते हैं, बहुत ही ज़्यादा
मीन्स अपना वो भाषण देते हैं और समझाते हैं कि मदर टंग को कभी भी नहीं भूलना चाहिए। वो कहते हैं कि सुप्रेशन कंस्टिट्यूट एन एक्ट ऑफ ऑपरेशंस इज डन बाय द एनिमी कंट्री। कहते हैं भले ही एनिमी कंट्री ने हमारे देश पे रूल कर लिया, अपने अपने लैंग्वेज को, अपने कॉन्स्टिट्यूट को हमारे हमारे देश पे थोप रहे हैं, हमारी मदर टंग को हमसे दूर कर रहे हैं, बट आपको ऐसा नहीं करना है। द फ्रेंच विलेजर्स, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, the French villagers realized that they have been overpowered by the enemy soldiers because they did not value their country and their mother tongue। तो जो विलेजर्स रहते हैं मतलब उनको रियलाइज़ करना चाहते हैं वो टीचर, जो अपनी बातों से अपनी भाषा से जो विलेजर्स रहते हैं, जो स्टूडेंट वहाँ पास बैठे रहते हैं, उनको रियलाइज़ कराना चाहते हैं कि जो आपका मदर टंग है वही आपको इस प्रकार की मतलब जो हुआ है आपके देश में, इस प्रकार का जो कैद हुआ है, जो रूल है, इस प्रकार से स्वतंत्रता को अगर कोई दिला सकता है तो कोई और नहीं, आपका मदर टंग ही दिला सकता है। तो आप अपने मदर टंग की रक्षा करिएगा। बच्चों से कहते हैं कि बच्चों आप ही अपनी मदर टंग की रक्षा कर सकते हो। तो इस प्रकार से वो बहुत अच्छी भाषण दे के अपना लास्ट लेसन को फ्रेंड यहाँ पास ख़त्म करते हैं। और जो ये फ्रेंच लड़का रहता है, स्टोरी में दिखाया गया कि स्टार्टिंग में अपने टीचर को नहीं पसंद करता रहता है, बट एट द एंड उनके जो लास्ट लेसन रहता है उसको सुन के वो काफ़ी प्रभावित होता है, उनको काफ़ी ज़्यादा पसंद करने लगता है। तो यहाँ पास अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मतलब स्टार्टिंग में स्कूल में दिखाया कि वो लेट हो जाता है अपने स्कूल आने के लिए, उसको क्योंकि टीचर उसको जो पार्टिसिपल पे वर्क करने के लिए होमवर्क दिए रहते हैं वो नहीं किया रहता, वो डरता रहता है अपने टीचर को, शुरू में स्टार्टिंग पसंद नहीं करता है, बट एट द एंड वो जब उसके टीचर जाने लगते हैं स्कूल छोड़ के, क्योंकि वो कंट्री छोड़ के उनको जाना रहता है, क्योंकि अगले ही दिन दूसरा टीचर आ जाएगा जो उनको क्या सिखाएगा, जर्मन लैंग्वेज उनको सिखाएगा। तो इसलिए वो जाने रहते, तब जो फ्रेंच है अपने इस मिस्टर एम हैमल को पसंद करने लगता है। तो यहाँ पास मैंने स्टोरी आपको बहुत अच्छे से डिस्क्राइब करके बता दी है। अगर अभी तक आप लोगों ने ये चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको स्टोरी तो काफ़ी अच्छे से पता चल गई। आई होप अभी तक आप क्वेश्चन आंसर कर पाएंगे। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द स्टूडेंट एंड द टीचर। मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो आपका नरेटर रहते हैं, जो नरेटर है वो कौन है, एक किड्स है, किड्स फ्रेंच रहता है, वो फ्रेंच नाम रहता है उस बच्चे का, और जो उसके टीचर रहते हैं वो कौन रहते हैं, मिस्टर एम हैमल रहते हैं। तो आई होप आपका ये आंसर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच टू फ्रेंच डिस्ट्रिक्ट्स फेल इंटू द हैंड्स ऑफ पर्शिया। तो बताइए कौन से दो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं फ्रेंच के जो कि पर्शिया के हाथ में चले जाते हैं, मतलब अब पर्शिया ही उस पर रूल करेगा, वो अपना ही लैंग्वेज उनके स्कूलों में चलाएगा। तो अभी जस्ट मैंने आपको बताया कि जो अल्सेस एंड लोरेन के जो यहाँ जितने भी स्कूल हैं इन सब में अब जो मदर टंग को क्या फ्रेंच को पढ़ाना मना कर दिया गया है, और जो वहाँ का ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाएगा वो जर्मन लैंग्वेज को ही बनाया जाएगा। ये मैंने आपको जस्ट अभी बताया। तो आई होप अभी तक तो आपकी समरी क्लियर ही हो गई होगी, आपको सारे आंसर आ ही रहे होंगे, है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर वर द पर्शियन सोल्जर्स ड्रिलिंग। जो पर्शियन सोल्जर्स थे वो कहाँ पास ड्रिल करते रहते हैं, तो इन द ओपन फील्ड बैक ऑफ सोमिल। जो सामिल रहता है उसके ओपन फील्ड पे, मतलब स्कूल के सामने से विंडोज वो नहीं देखता है फ्रेंड्स, सब देखता है कि वहाँ पास जो ड्रिल होता रहता है, तो वहाँ पास वो क्या करते रहते हैं, सॉमिल के बैक फील्ड पे क्या करते हैं, वहीं पास वो ड्रिल करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच लैंग्वेज हैड टू बी टॉट फ्रॉम द नेक्स्ट डे। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि अब स्कूलों में बाध्यता हो गई कि अब यहाँ पास फ्रेंच लैंग्वेज को नहीं पढ़ाया जाएगा। अब जो नेक्स्ट डे आपका नेक्स्ट टीचर आएगा, मतलब न्यू टीचर आएगा, बच्चों से कहा जाता है कि न्यू टीचर आएगा वो आपको न्यू लैंग्वेज पढ़ाएगा। और कौन सा लैंग्वेज पढ़ाएगा फ्रेंड, जर्मन लैंग्वेज वो कल से आपको पढ़ाएगा। तो इस स्टोरी में ये चीज़ मेंशन है, आपको ये तो आता ही होगा ये वाला आंसर, क्योंकि स्टोरी ही मैंने इतने अच्छे से आपको बताई कि अगर आपने चैप्टर नहीं भी पढ़ा होगा तो भी आपको सब कुछ सारे क्वेश्चन आते ही होंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द फ्रेंच गेट ऑल इन्फॉर्मेशन ऑफ द वॉर। तो जो वहाँ पास स्टोरी में मेंशन है कि जो फ्रेंच के लोग रहते हैं वो कहाँ से सारी इन्फॉर्मेशन जो वॉर का होता रहता है वो सारे वॉर का इन्फॉर्मेशन किसके द्वारा वो लोग पाते हैं। तो वहाँ पास ये है बुलेटिन बोर्ड, जस्ट सेकंड फ्रेंड, जो बुलेटिन बोर्ड के द्वारा ही उनको सारे ही वॉर के बारे में जितने भी इन्फॉर्मेशन थे सारे वहाँ से वो गैदर कर रहे थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, whom does the narrator French meet on his way to school। तो जब वो स्कूल जाता है तो किससे सबसे पहले वहाँ पास वो जो मिलता है, फ्रेंड्स जाता है स्कूल जल्दी जल्दी जाता है क्योंकि ऑलरेडी वो लेट रहता है। मैंने कहा ना कि वो जो वहाँ पास पार्टिसिपल का होमवर्क किया नहीं रहता वो तो जल्दी जल्दी पहले तो जाता है, काफ़ी कुछ रास्ते में उसको दिखाई देता है जिसको इग्नोर करते हुए स्कूल जाता है। वहाँ पास जाता है, सबसे पहले किससे मिलता है, तो वहाँ मेरे पास मिलता है दी ब्लैक स्मिथ वॉचर। जो वहाँ का वॉचर रहता है उसका नेम क्या रहता है फ्रेंड, ब्लैक स्मिथ रहता है। जो वहाँ का वॉचर रहता है, अगर पूछ लिया जाएगा कि स्कूल का वॉचर कौन रहता है तो दी ब्लैक स्मिथ रहता है वॉचर, अलॉन्ग विथ हिज अप्रेंटिस। तो ये यहाँ पास वो सबसे पहले मिलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज देयर इन द क्लासरूम। मतलब क्लासरूम में कौन रहता है, तो कौन कौन रहता है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि जो विलेज पेपर रहते हैं जो कि अपने मतलब मिस्टर एम हैमल को क्या स्पेशल थैंक्स बोलने के लिए आते हैं, उनके वर्क
वर्क के लिए, उनके ऑनेस्टली वर्क के लिए वहाँ पास क्या करते हैं, वो लोग थैंक बोलने के लिए इकट्ठा रहते हैं पूरे गाँव वासी, क्योंकि अगले ही दिन मिस्टर एम हेमल जो रहता है कंट्री छोड़ के वहाँ पास चले जाते हैं, तो उनको सब सारे विलेज पेपर वहाँ पास थैंक यू बोलने के लिए रहते हैं। तो हॉस्पर एंड यहाँ पास विलेज पेपर रहते हैं, हॉस्पर रहता है, दी फार्मर, पोस्ट मास्टर, तो इतने लोग वहाँ पास जो रहते हैं क्लासरूम में इकट्ठा रहते हैं, और टीचर स्टूडेंट तो रहते ही हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द टीचर वियरिंग दैट डे। तो जो हमारे मिस्टर एम हैमल हैं, तो वो उस दिन जब उनका लास्ट लेसन रहता है, वो ऐसा ड्रेस लेके आते हैं, ऐसा ड्रेस पहन के आते हैं, जो कि वो ड्रेस किसी स्पेशल डे पे ही पहनते थे, मतलब वो या फिर कोई अवार्ड का डे हो या फिर कोई स्पेशल डे हो, उसी दिन ऐसा ड्रेस पहन के आते थे। बट उस दिन वो एक मतलब वही वाला ड्रेस पहन के आए थे जो वो किसी स्पेशल डेज पे पहनते थे। तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि जब वो अपना लास्ट बच्चों को लेसन टीच कर रहे थे, तो कौन सा ड्रेस पहने हुए थे, यही क्वेश्चन है, व्हाट वाज द टीचर वियरिंग दैट डे। तो इसका क्वेश्चन है, आंसर है ब्यूटीफुल ग्रीन कोट, फ्रिल्ड शर्ट एंड द लिटिल ब्लैक सिल्क कैप ऑल एम्ब्रॉयडर्ड। वो क्या पहने रहते हैं, ग्रीन कलर का कोट, ब्यूटीफुली मतलब ग्रीन कलर का कोट पहने रहते हैं, जो एक फ्लिट शर्ट पहने रहते हैं, एंड ए लिटिल ब्लैक सिल्क कैप, ब्लैक कलर का एक कैप पहने रहते हैं जो कि सिल्क का रहता है, और उस पर पूरी ही क्या रहती है, एम्ब्रॉयडरी रहती है। तो आई होप आपका ये भी क्लियर हो गया होगा। जब वहाँ पास फ्रेंच स्कूल में एंट्री करता है, मैं आपको ये थोड़ी सी समरी के बारे में बता रही हूँ। जब फ्रेंच स्कूल में एंट्री करता है, जो अपने टीचर को ऐसे देखता है कि वो सोचता है कि आज ये सर जो हमारे मास्टर हैं इस तरह का लुकअप क्यों लेते हैं। जब वो एक दिन बताते हैं कि आज मेरा स्कूल में आखिरी दिन है, तब वो समझता है कि अच्छा ये आज ही इस तरीके का लुक लिए हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा समरी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेन डिड ही वियर दोज क्लोथ्स, वो कब पहनते थे ऐसे क्लोथ्स, ड्यूरिंग इंस्पेक्शन डे। मैंने बताया ना किसी स्पेशल डे पे वो ऐसा ड्रेस पहनते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच वर्ड्स आर मेंशन इन द स्टोरी। तो यहाँ पर इस स्टोरी में कौन से बर्ड का मेंशन है, पिजन का। जब जैसे कि फ्रेंच मन में जब उसके टीचर कहते हैं कि अब आप लोगों को आपकी मातृभाषा बोलने नहीं दिया जाएगा, स्कूल में पढ़ाया नहीं जाएगा, तो फ्रेंच मन में सोचता है ना, स्टोरी में आप लोग पढ़े होंगे कि फ्रेंच क्या सोचता है, खुद से बातें करता है कि चलो ठीक है, हम तो बच्चे हैं, हमको तो ये जो जर्मन है जर्मन है, चलो ठीक है, हमको जर्मन लैंग्वेज पढ़ा देंगे। तो क्या है, ये जो पिजन जो ये पिजन है, जो कबूतर है, क्या उनको भी वो कुकू करना बंद कर देंगे, उनको भी कहेंगे तुम कुकू जर्मन लैंग्वेज में करो। क्या जो छोटे बच्चे बीबा बूबू करते हैं, तो क्या उनको भी कहेंगे तुम जर्मन लैंग्वेज में बीबू बा करो। तो ये क्वेश्चन जो फ्रेंच है वो खुद से पूछता रहता है। तो ये यहाँ पास इसीलिए पूछा गया है कि कौन से वर्ड का मेंशन है आपके स्टोरी में, तो पिजन वर्ड का मेंशन है। तो आई होप आप इस फर्स्ट चैप्टर जितने भी क्वेश्चन आपके बन सकते हैं एग्जाम में, मैंने सारे ही इंक्लूड किए हैं। तो आप देख सकते हैं ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो फ्रेंड यहाँ पास आता है हमारा सेकंड चैप्टर। आपका सेकंड चैप्टर का नेम है द लॉस्ट स्प्रिंग, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। ये बहुत ही अच्छी स्टोरी है। इसमें क्या है कि साहिब और महेश के बारे में, साहिब एंड जस्ट अ सेकेंड, हाँ, साहिब एंड मुकेश के बारे में स्टोरी है। दो बच्चों के बारे में स्टोरी है जो कि क्या रहते हैं, एक स्लम एरिया से बिलोंग करते हैं। तो हम पहले तो साहिब की स्टोरी समझ लेते हैं। साहिब द सन ऑफ माइग्रेट फैमिली फ्रॉम ढाका। ढाका इज़ अ रैग पिकर। रैग पिकर मीन्स होता नहीं है वो, जैसे कि रैग पिकर होता है जैसे कूड़ा कचरा, जो छोटे छोटे बच्चे नहीं आप देखे होंगे बोरी वोरी लेके वो कूड़ा कचरा बीनते रहते हैं, तो उसमें वो क्या रहता है, साहिब एक रैग पिकर रहता है, हु लाइव्स इन सीमापुरी। तो ये लोग कहाँ से आते हैं, ढाका से आते हैं, बांग्लादेश के ढाका से आते हैं। वहाँ से दिल्ली, ये सीमापुरी जो मेंशन है ये दिल्ली में है। तो दिल्ली के सीमापुरी में ये लोग आके रहते हैं। वहाँ पास कौन सा काम करते हैं, रैग पिकर का साहब जो काम करता है। अगर एग्जाम में आ जाए कि साहब का वर्क क्या है, तो रैग पिकर का काम करते हैं एट द पेरीफेरी ऑफ द दिल्ली, just a second, and goes about the barefoot rummaging around in the heaps of garbage to earn his livelihood। मतलब वो नंगे, barefoot मीन्स होता है फ्रेंड जो कि मतलब चप्पल भी ना पहने रहे, किसी स्लीपर जूता कुछ भी ना पहने, मतलब नंगे पाँव होता है। तो जो नंगे पाँव से मतलब दिन भर अपना क्या करते रहते हैं, कूड़े करकट में से, गार्बेज में से क्या अपना एक इंपॉर्टेंट चीज़ ढूंढते रहते हैं कि कहीं कोई उनको कॉइन मिल जाए, कहीं कोई सोना मिल जाए, कहीं एक जूता वगैरह मिल जाए जो मतलब थोड़ा सा फटा रहे कि उनकी यूज़फुल का रहे। तो वो उनके लिए क्या किस प्रकार का था, उनके लिए गोल्ड के बराबर वो मानते हैं। अगर इस प्रकार का चीज़ें उनको कूड़ा करकट में से, कबाड़ में से मिल जाता है, तो उसको वो सोने के बराबर ही तुलना रखते हैं। एंड गोज अबाउट द बेयरफुट रमेजिंग अराउंड इन द हिप्स ऑफ गार्बेज टू अर्न हिज लाइवलीहुड। तो उस जो कूड़ा करकट को ही बेचारे बीच को उसी से अपना लिवलीहुड पूरा कंप्लीट करते हैं, मतलब अपना जीवन दिनचर्या जीते हैं। फॉर द चिल्ड्रेन लाइक साहब
द हीप ऑफ गार्बेज इज़ लाइक अ गोल्ड माइन। मैंने बताया ना कि जैसे कि कभी कूड़ा करकट में कभी उनको एक दो कॉइन मिल गया, या फिर फटे पुराने जूते मिल गए, या कभी कुछ अच्छा शर्ट वगैरह मिल गया, तो उसको वो क्या कर रहे थे कि आज तो मुझे खजाना मिल गया। इतना चीज़ भी उनके लिए एक प्रकार किस प्रकार का था कि जैसे लगता था कि कोई गोल्ड उनको मिल गया। तो इस प्रकार से वो कूड़े करकट में इस प्रकार से खोजते थे, जैसे कि गोल्ड माइन में लोग नहीं, गोल्ड माइन में जैसे वर्कर काम करते हैं, तो वैसे ही वहाँ पास वो कूड़े करकट में सामान को खोजते थे। थाउजेंड्स ऑफ सच चिल्ड्रंस लाइव विद देयर फैमिलीज इन सीमापुरी। बहुत मतलब थाउजेंड्स जो चिल्ड्रन थे जो अपने पेरेंट्स के साथ सीमापुरी में रह रहे थे, और यही काम रैक पिकर का ही काम कर रहे थे। दे लाइव इन अ स्लम विथ नॉट इवन बेसिक एमिनिटीज सच एज वाटर एंड सैनिटेशन अवेलेबल अप टू। यहाँ पास उनको कोई भी प्रकार का कोई भी सुविधाएं यहाँ पास मेंशन उनको नहीं थी। जैसे कि वो एक प्रकार का स्लम एरिया था, वहाँ पास ही वो उनको रह रहे थे। वहाँ पास मुश्किल से मतलब कि कूड़ा करकट उठा के उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें, मतलब कि मुश्किल से आप कहें उनको ना साफ पानी मिलता था, ना सैनिटेशन मिलता था, ना तो मतलब उनके दिनचर्या की जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी उनको मुश्किल से ही अवेलेबल हो पाती थी। दीज फैमिलीज आर लिविंग इन अटर पॉवर्टी, मतलब गरीबी रेखा से भी ये जो फैमिली है, बहुत ही गरीबी रेखा के नीचे भी ये लोग रह के भी, मतलब इतना मेहनत करके भी इनको गरीबी के रेखा के नीचे ही रह रहे थे बेचारे। मतलब अपनी लाइफ एक प्रकार से जो हमारी राइटर है, हमारी राइटर इस चैप्टर की जो राइटर आप एक बार देख लीजिए, एनिन सुंग है। तो हमारी जो राइटर हैं वो कहती हैं कि इतना मेहनत करके भी मतलब, लेकिन उन लोग गरीबी रेखा के नीचे ही अपनी दिनचर्या जी रहे थे। एनिश जंग देन टेल्स अबाउट मुकेश। ये स्टोरी जब खत्म हो जाती है, फिर एनिश जंग किसके बारे में बात करती हैं, जो दूसरा कैरेक्टर इस वाले चैप्टर में एनिश जंग जो हमारी राइटर हैं, दो बच्चों के बारे में बात करती है। एक तो साहिब के बारे में बात करती है, दूसरे जो बात करती हैं मुकेश के बारे में बात करती हैं। देन टेल्स अबाउट मुकेश अनदर यंग बॉय हु वॉन्ट्स टू बी हिज ओन मास्टर। वो क्या कहता है कि जब मैं बड़ा होऊंगा तो मैं इस तरीके का काम नहीं करूँगा। मतलब इसकी जो फैमिली रहती है वो क्या करती रहती है, चूड़ियाँ चूड़ियाँ बनाने का काम करती रहती है। तो मुकेश कहता है मैं जब बड़ा होऊंगा तो मैं खुद का मास्टर बनूंगा। वो क्या कहता था कि मैं एक टैक्सी, मतलब कि एक टैक्सी वो करने वाला बनूंगा। ही इज़ अ बॉय, जस्ट अ सेकेंड। He is a boy from Firozabad glass industry, and as a family tradition he has ऑलवेज वर्क इन द ग्लास बैंगल फैक्ट्री। मतलब इनके फैमिली का ही रूल था कि इनके इनके पूर्वज भी चूड़ियाँ बनाते थे, इनके फादर भी चूड़ियाँ बनाते थे। फिर रहता था कि मेरे बच्चे भी जब बड़े होंगे, बच्चों से ही मतलब बच्चों के ही चाइल्डहुड टाइम से वो चूड़ियाँ बनाना सीख जाते थे। जहाँ पास उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम होता है कि 30-40 की उम्र तक लोग पहुँचते पहुँचते क्या, चूड़ियों का इतना जो कांच वगैरह का जो धूल उड़ता था आँख में जाके बैठ जाता, तो उससे काफ़ी लोग मतलब उनकी आँखों को प्रॉब्लम होता था, उनका आई सेट भी खराब हो जाता था। तो इस 30-40 के जो चूड़ियाँ बनाने का कारखाना होता है, जो व्यक्ति वहाँ पास काम करते हैं, तो मुश्किल से 40-50 की एज में उनका जो आई का प्रॉब्लम है कि ना दिखना, इस तरह की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। हियर द चिल्ड्रन वर्क इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी ऑफ फर्नेस इन द सच हाई टेम्परेचर। मतलब कि इतनी गर्मी में भी, मतलब जहाँ चूड़ियाँ बना रहे हो वहाँ पास एक गर्मी बहुत ज़्यादा, तो गर्मी रखना ही पड़ेगा ना। तो वहाँ पास इतने गर्मी में भी बेचारे इतनी प्रॉब्लम से काम करते थे, दैट दे आर एक्सपोज टू वेरियस हेल्थ हैजर्ड इवन लॉसिंग देयर आई साइट। मतलब कि वहाँ पास उनको बहुत ज़्यादा, छोटे बच्चों को तो इस प्रकार से जो इन्हें जो है चैप्टर में बोली भी हैं कि सरकार को इस तरीके का मतलब कि फैसला करना चाहिए कि छोटे बच्चों को कार्य नहीं करने देना चाहिए कि इस तरीके काम करवाए। भाई उनका आई साइड तो नुकसान होगा ही, ये तो सबको पता है कि जब कांच का काम होगा तो वहाँ पास आई साइड तो नुकसान होगा ही, आई साइट। तो इवन लॉसिंग देयर आइसाइट, मतलब काफ़ी अगर बच्चे या फिर बड़े जो मुश्किल से यहाँ पास जो कांच चूड़ियाँ बनाने का काम करते हैं, अगर वहाँ पास वो लॉन्ग टाइम तक काम करते रह गए तो उनके आई साइट को नुकसान होगा ही। तो यहाँ पास फ्रेंड ये वाले चैप्टर का स्टोरी मैंने खत्म कर दिया। देन आपका आता है क्वेश्चन आंसर की बारी सेकंड चैप्टर के। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे सेकंड चैप्टर का, हु इज़ द राइटर ऑफ द स्टोरी लॉस्ट स्प्रिंग। तो मैंने जस्ट अभी बताया कि एनी चुंग जो है आपकी राइटर हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच बुक हैज़ द एक्सर्प्स बीन टेकन। तो आपका जो ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोलन, तो जो आपका लॉस्ट स्प्रिंग है कौन से पूरा चैप्टर कहाँ से है, कहाँ से लिया गया है, लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, ये जो आपकी समरी ली गई है इस वाले बुक से ली गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेन एंड वेयर वॉज द राइटर बॉर्न। तो कहाँ पास आपकी राइटर बॉर्न हुई थी और कब हुई थी। इसका आंसर है इन 1964 इन रॉकरेला एंड स्पेंट हर चाइल्डहुड एंड एडोलसेंट इन हैदराबाद। तो फ्रेंड मैंने कहा ना कि राइटर से अगर कुछ क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे, तो मैंने राइटर बेस भी क्वेश्चन आंसर अपने क्वेश्चन इस सीरीज़ में ऐड किया है कि अगर एग्जाम में देखने को मिल जाए तो वो भी आपका ना छूटे। इसलिए मैं कह रही हूँ कि ये सीरीज़ जो है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने टीजीटी में भी लास्ट में तीन चार वीडियो ऐसे बना के दिए थे, जो बच्चे बाद में कमेंट किए कि मैम आपने जो सीरीज टीजीटी का स्टार्ट किया उससे काफ़ी क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिल गए। अगर आपको यकीन ना हो तो भले ही मेरे 200-300 व्यू गए हैं, बट अभी न्यू चैनल है तो इतने ही व्यू जाएंगे, आप लोग तो समझते ही हैं।
तो बट उन लोगों का कमेंट आप जाके प्रीवियस टीजीटी की वीडियो पे देख सकते हो। उन लोगों का कमेंट है कि मैम आपके क्वेश्चन एज इट इज़ एग्जाम में देखने को मिले हैं। मैं कह रही हूँ ना कि आप लोग बस फोकस लगा के पढ़िए और जितना मैं पढ़ा रही हूँ उस पर ध्यान दीजिए। बस उसको माइंड लगा के पढ़िए एकदम ध्यान से। एग्जाम में आपको एज इट इज़ क्वेश्चन में भी 2-4 देखने को मिल जाए टीजीटी में भी, क्योंकि टीजीटी में देखने को मिले हैं। और मैं ये चीज़ खुद से नहीं कह रही हूँ, आप लोगों का ही कमेंट, मतलब बच्चों टीजीटी के स्टूडेंट का ही कमेंट आपको वीडियो पर जाके मिल जाएगा, मतलब देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पास इनका जो इस कहाँ पास है एडोलसेंस का, कहाँ बीता, हैदराबाद में बीता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, देयर आर 2 पार्ट्स ऑफ द स्टोरी, नेम द। तो 2 पार्ट्स में है, मैंने आपको पहले ही बताया कि फर्स्ट पार्ट में क्या है, समटाइम्स आई फाइंड अ रुपीज़ इन द गार्बेज। फर्स्ट पार्ट का ये थीम है आपका, है ना। फर्स्ट पार्ट की स्टोरी है कि समटाइम्स आई फाइंड अ रुपी इन द गार्बेज। और सेकेंड पार्ट है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। तो जो मुकेश रहता है वो कहता है कि मैं अब ये चूड़ी उड़ी बनाने का जो मेरा पुश्तैनी काम चला रहा है ये सब मैं नहीं करूँगा, बड़ा होकर मैं क्या बनूंगा, एक कार ड्राइवर बनेगा। इसमें एनिश जुंग बहुत अच्छे से रिप्लाई करती हैं कि मुकेश जो है रोड पे चलता हुआ कार को देखता था, इसलिए वो कार ड्राइवर बनना चाहता था। अगर वो रोड पे या फिर आसमान में एरोप्लेन उड़ता हुआ देखता तो वो इतना ज़्यादा मतलब ख्वाहिश रखने वाला था, इतना ज़्यादा वो ड्रीमी था कि वो फिर एरोप्लेन का पायलट बनने की कोशिश करता। वो इसलिए वो कहती हैं कि भला शुक्र है कि वो रोड पे कार चलते हुए देखा, इसलिए वो कार ड्राइवर बनना चाहता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, ये वाला चैप्टर मैंने आपको मतलब कि 12th का काफ़ी चैप्टर, मतलब 5-6 चैप्टर मैंने आपको बहुत डिटेल में समरी, एक एक लाइन समरी क्लियर करके बहुत अच्छे से मैंने आपको बताया हुआ है। आपको पीजीटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। तो अगर आपको डिटेल में ये चैप्टर पढ़ना है समरी वाइज, सब कुछ अच्छे से क्लियर करके, थीम समरी सब कुछ, मतलब मॉरल लेसन इस चैप्टर से क्या मिलता है, सब कुछ मैंने बहुत अच्छे से आपको कराया हुआ है। तो अगर आपके पास टाइम है, अगर नहीं टाइम है तो इतने से इस वाले वीडियो से भी आपके एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। अगर आपके पास टाइम है, आप डिटेल में देखना चाहते हैं, तो पीएचडी वाले प्लेलिस्ट में जाके सारे ही चैप्टर को आप अच्छे से चेक कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, whom does the writer speak in the first part। तो किसके बारे में राइटर फर्स्ट पार्ट में बात बताती हैं। तो हमारा आंसर है साहिब एंड हिज फ्रेंड्स। मतलब साहिब के साथ छोटे छोटे और भी बच्चे रहते हैं जो रैक पिकर का ही काम करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ साहिब। साहिब का फुल नेम क्या रहता है, साहिब ए अलाम। साहिब ए अलाम उसका फुल नेम रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर है साहब कम फ्रॉम। तो कहाँ से साहब आए रहते हैं, मैंने आपको बताया कि वो बांग्लादेश ढाका से आए रहते हैं, क्योंकि वहाँ पास बहुत ही ज़्यादा सिचुएशन ख़राब हो जाती है। तो बेचारे क्या करते हैं, सभी लोग वो अपने फैमिली के साथ जो है सीमापुरी में आ जाते हैं। सीमापुरी कहाँ पास, दिल्ली में आ जाते हैं। और वहाँ पास उनको रहने का भी ठीक से ठिकाना नहीं मिलता है। तो वो बेचारे सारे के सारे जो बच्चे रहते हैं रैक पिकर का काम शुरू कर देते हैं, कचरा बीनने का काम शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ हिज नेम। जो आपका साहिब आलम का मीनिंग यहाँ पास पूछा गया है कि उसके नेम का मीनिंग क्या है। तो लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, इसके नाम का मीनिंग है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द बॉयज़ नॉट वियरिंग। तो बच्चे जो वहाँ के रहते थे, जो रैक पिकर का काम करते थे, वो क्या नहीं पहनते थे। तो वो चप्पल बेचारे पहने, बताया ना बेयर फुट रहते थे, मीन्स वो नंगे पैर रहते थे, वो चप्पल नहीं पहनते थे क्योंकि उनके पास रहता ही नहीं था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, वेयर डज अ मैन ऑफ द स्टोरी बिलोंग टू। तो ये जो मैन है स्टोरी का, तो कहाँ से बिलोंग कर रहा था, तो ओडीपी। व्हाट इज़ द बॉयज़, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट इज़ द बॉयज़ फादर इन द स्टोरी। तो जो बॉयज़ है उसके फादर क्या रहते हैं, अप्रिस्ट रहते हैं। हाँ, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द ऑक्यूपेशन ऑफ द साहिब एंड हिज फ्रेंड्स। तो मैंने आपको बताया है कि वो लोग रैक पिकिंग, कूड़ा बीनने का काम करते रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट, जहाँ पास समझाने वाला रहेगा वहाँ पास मैं आपको समझा दूंगी, बट इन समय तो आपको स्टोरी पूरी समरी मैंने डिस्क्राइब ही कर दी है, तो सब कुछ समझाने की तो ज़रूरत है ही नहीं। वेयर डज द साहेब फैमिली लाइव इन इंडिया। तो कहाँ पास रहते थे, मैंने आपको जस्ट अभी बताया कि सीमापुरी में रहते थे, सीमापुरी ऑन द पेरीफेरी ऑफ दिल्ली। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हेन हैड दे कम टू इंडिया। वो कम इंडिया कब आए थे, मतलब ढाका से बांग्लादेश से इंडिया कब आए थे, तो 1971 में आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी रैक पिकर्स लाइव देयर। तो यहाँ पास जो हमारी एनिश होंगे वो बताती हैं कि मतलब साहिब जैसे ही और सारे बच्चे हैं जो कि रैक पिकर का काम करते हैं। तो वो कितने लोगों को बताती हैं, अराउंड 10,000, मतलब अराउंड 10,000 लोग रैक पिकर का काम यहाँ पास करते हैं। तो आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,
व्हाट इज़ द मोर इम्पॉर्टेंट फॉर देम फॉर सर्वाइवल, तो उनके लिए मतलब कि जो कूड़ा करकट बीनते थे उसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या था? तो आपको ऑप्शन मिल सकता है कि टीचिंग, स्कूल लाइफ, मतलब कि कैरियर, ऐसा कुछ मिल सकता है, बट आपको टिक करना है कि फूड, क्योंकि वो जो रैग पिकर का काम करते थे उससे मुश्किल से इतना ही पैसा कमा पाते थे कि वो अपना बेचारा 2 मीटिंग का फूड ही इकट्ठा कर पाए, यही बड़ी मुश्किल होता था उनके लिए। कभी-कभी तो वो लोग बिना खाए भी सो जाते थे, तो उनके लिए सबसे ज़्यादा जो सर्वाइवल करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ थी वो क्या थी फ्रेंड? फूड थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच गेम इज साहिब वॉचिंग, तो साहिब जब जाता है कि वहाँ पर जाता है, दो बच्चे खेलते रहते हैं, लड़के खेलते रहते हैं, तो वो गेम देखता है, कौन सा गेम देखता है? लॉन टेनिस देखता रहता है, जिसको वो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता रहता है, तो आपका राइट आंसर होगा लॉन टेनिस। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर इज साहेब वर्किंग, तो उसके बाद जब रैग पिकर थोड़ी देर बाद अनु जो हमारी राइटर हैं साहब को देखते हैं, कुछ दिनों बाद, वो जब कुछ दिनों बाद के टाइम की बात है कि जब वो देखते हैं तो साहब कूड़ा करकट नहीं बीनता रहता है, बल्कि वो जो कूड़ा करकट बीनता था तो अपने मन से स्वतंत्रता के साथ कूड़ा करकट मतलब हैप्पीनेस के साथ बीनता था, अपना वो खुद का मालिक था। बट वो कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जो साहब है वो एक चाय की दुकान पर क्या करता है, काम करना शुरू कर दिया है, वहाँ पास वो खुश नहीं रहता है। हालांकि उसको वहाँ पास पैसे मिलते हैं, 2 टाइम का फ्री खाना मिलता है, बट फिर भी वो उसका मालिक कोई और रहता है, वो खुद के मालिक नहीं रहता। इस चैप्टर में ऐसे दिखाया गया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच प्लेस इज़ फेमस फॉर बैंगल्स, तो मैंने आपको बताया कि फिरोज़ाबाद में ही मुकेश की पूरी फैमिली रहती थी, वहीं पास मतलब फिरोज़ाबाद यूपी में, तो बैंगल्स कहाँ पास फेमस है? फिरोज़ाबाद में बनाया जाता है बैंगल्स। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डज मुकेश वांट टू बिकम, मुकेश क्या बड़ा होकर क्या बनना चाहता था? मैंने आपको बजट बताया कि मोटर मैकेनिक यानी यूँ कहती हैं कि शुक्र है कि उसने रोड पे कार चलते हुए देखा, अगर एरोप्लेन चलते हुए देखता तो वो पायलट बनना चाहता, बट उसने कार चलते हुए रोड पे देखा तो मोटर मैकेनिक ही बनना चाहता है, क्योंकि उसने एरोप्लेन उड़ते हुए देखा ही नहीं। अगर वो भी देख लेता तो वो पायलट ही बनना चाहता, इतनी ज़्यादा वो उसकी ख्वाहिशें इतनी ज़्यादा थी मुकेश की। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, जस्ट अ सेकेंड, व्हाट बिजनेस डस मुकेश फैमिली डू, तो कौन सा बिजनेस मुकेश की फैमिली करती थी? दी मेक बैंगल्स, मतलब उनके पुश्तैनी काम चला था कि उनके पुश्ते भी यही करती थी, बैंगल्स बनाने का काम करते हैं, उसके पेरेंट्स भी, और एट द एंड मुकेश भी यही काम करेगा, बट मुकेश की ख्वाहिशें बहुत ज़्यादा रहती हैं, वो क्या कहता है, मैं कार ड्राइवर बनूंगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर्क इन बैंगल्स इंडस्ट्री, तो यहाँ पास बताती हैं कि वहाँ पास देखिए फर्स्ट क्वेश्चन था कि हाउ मेनी चिल्ड्रेन वर्क इन रैग पिकर, तो आपको आंसर करना था 10,000, बट अगर बैंगल्स इंडस्ट्री पूछ ले तो आपको सीधे टिक करना है 20,000 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, when the writer visit मुकेश हाउस whom does she confront, तो वहाँ पास मतलब कि जो राइटर हैं जो मुकेश के घर पे सबसे पहले जाती हैं, तो वहाँ सबसे पहले वो किससे मिलती हैं? तो वहाँ पास वो मिलती है मुकेश की सिस्टर इन लॉ, मीन्स भाभी से मिलती हैं। वहाँ पास जैसे एंट्री करती हैं तो वहाँ पास उसकी भाभी वहाँ पास उसके घर पे बैठी रहती हैं, और वो क्या बनाती रहती हैं? खाना बनाती रहती हैं। नेक्स्ट यहाँ पास आपका जो सेकंड चैप्टर है, जितने भी क्वेश्चन इंक्लूड हो सकते थे मैंने सारे ही क्वेश्चन आपके ऐड किए हैं, और अगर आपको ये चैप्टर डिटेल में देखना है तो आप पीजीटी के प्लेलिस्ट में जाकर डिटेल में देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बताया है। तो नेक्स्ट हमारा चैप्टर आता है डीप वाटर डीप वाटर आता है, जो कि आपका चैप्टर 3 है, तो इसका थोड़ा सा शॉर्ट समरी हम लोग देख लेते हैं, फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। दिस लेसन इज टेकन फ्रॉम द विलियम डॉगलस ऑटोबायोग्राफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपका कि ये किसके द्वारा लिखा गया है? विलियम डॉगलस के द्वारा डीप वाटर लिखा गया है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है? विलियम डॉगलस की ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का नेम क्या है? ऑफ मीन एंड माउंटेन, ऑफ मीन एंड माउंटेन का ये जो आपका डीप वाटर है पार्ट है, विच डील्स विद द सब्जेक्ट ऑफ कंक्वेयरिंग फियर, मतलब किस प्रकार से जो हमारे विलियम डॉगलस है किस प्रकार से उन्होंने अपने डर पे, अपने फियर पे कंक्वेयरिंग मीन्स जीत हासिल की, तो ये पूरे चैप्टर में डिस्क्राइब किया गया है। ही टॉक्स अबाउट हाउ ही फाइनली ओवरकेम हिज अर्ली फोबिया ऑफ द सी, मतलब वो कैसे अपने जो उनका वो था कि उनके जो सी का डर था, उनके पानी का जो डर था, मीन्स उसको कहा गया है फोबिया ऑफ द सी कहा जाता है, जो सी का डर होता है। तो फोबिया ऑफ द सी को किस प्रकार से उन्होंने ओवरकम किया, मतलब उस पर किस प्रकार से जीत हासिल की, किस प्रकार से अपने डर को भगाया, तो पूरे चैप्टर में इस प्रकार से डिस्क्राइब किया, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। मैं आपको बताती हूँ, द इंसिडेंट इन द स्विमिंग पूल वर where a bully nearly drowned him as a youngster and the boyhood experience of being knocked down by the waves at the California, मतलब कि यहाँ पास उनके साथ 2-3 इंसिडेंट्स ऐसे होते हैं जिसकी वजह से उनको वाटर से बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगता है। पहला इंसिडेंट तो ये रहता है, एक बच्चा रहता है, एक एडल्ट रहता है, मतलब 17-18 साल का लड़का रहता है, वो खेल मजाक में ही जो बच्चा रहता है
उसको क्या स्विमिंग पूल में धक्का दे देता है कि हाँ, वो तो तैर ही लेगा क्योंकि स्विमिंग पूल के पास खड़ा है तो उसको तैरना तो आता है। बट वो बहुत ही मुश्किल से मतलब 3 टाइम वो बहुत बहुत हाथ-पैर करता है, मतलब बहुत ट्राई करता है। मतलब मोस्टली वो 3 टाइम पूरा जान लगा के कोशिश करता है, बट वो पानी से निकल नहीं पाता है। फिर एट द एंड वो जो लड़का उसमें धक्का दिया रहता है स्विमिंग पूल में, वही जाके उसको बचाता है। पहला एक्सपीरियंस तो इसकी वजह से उनको क्या डर लगता है। और इसके बाद जो दूसरा होता है, मतलब पहला ये दूसरा है इंसिडेंट्स, और जो पहला होता है वो अपने फादर के साथ कहाँ जाते हैं, सी में जाते हैं। और इतने वहाँ पास देखते हैं जो वेव सी की वेव्स रहती हैं, इतनी भारी भारी रहती हैं, इतनी लंबी लंबी रहती है, मतलब काफ़ी ऊंची ऊंची रहती है। तो उसको देख के उनके अंदर जो रहता है, जो कैलिफोर्निया की जो बीच रहती है, वहाँ के जो वेव्स इतने बड़े बड़े रहते हैं, उसको देख के उनके मन में क्या वाटर के प्रति एक डर ही बैठ जाता है, जिसको वो अपने नहीं निकाल पाते हैं। बट उसको एट द चैप्टर में दिखाया गया है कि वो उस पर भी जीत हासिल कर लेते हैं। ऑफ वाटर दैट हॉन्टिंग हिम इवन एज एन एडल्ट, वो मतलब कि वो जो डर रहता है किसका, कैलिफोर्निया बीच का जो वेव्स का डर रहता है, कितना बड़ा बड़ा वेव्स आ रहा है, लहर इतनी बड़ी बड़ी आ रही है उनकी तरफ। तो ये जो डर रहता है उनके उनके एडल्ट होने पर भी उनका पीछा नहीं छोड़ता है। ही अल्टीमेटली, जस्ट अ सेकेंड, ही ultimately made the decision to face his anxiety because he was unable to enjoy swimming, फिशिंग और बोटिंग लाइक अदर्स। वो कहते हैं फिर उसके बाद एकदम ही वो डिसाइड कर लेते हैं कि अब मैं चाहे जो भी हो जाए अपने डर पे क्या करूँगा, जीत हासिल करके भी रहूँगा, क्योंकि डर की वजह से मैं ना स्विमिंग एंजॉय कर पाता हूँ अच्छे से, ना फिशिंग कर पाता हूँ, और ना ही बोटिंग कर पाता हूँ दूसरों के जैसे जैसे दूसरे एंजॉय करते हैं ये सब चीज़ें। मेरे पास मेरे अंदर डर, पानी वाटर को लेकर इतना ज़्यादा डर बैठ गया है कि मैं अपना ये सब लाइफ तो एंजॉय ही नहीं कर पाता हूँ। तो ये वो डिसाइड करते हैं कि अब मैं अपने डर पे जीत हासिल करके ही रहूँगा। हीज़ फर्दर अटेम्प्ट्स टू गेट ओवर द फियर डेमोन्स्ट्रेट हिज गट्स एंड विल पावर। तो वो अपने डेमोन्स्ट्रेट और गट्स एंड विल पावर की वजह से, दृढ़ निश्चय की वजह से क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं, और एट द एंड वो सच में हासिल कर लेते हैं, अपने फियर को दूर भगा देते हैं, अपने जो वाटर का डर रहता है उसको दूर भगा देते हैं। देयर फॉर द मैसेज बींग सेंड टू अस इज दैट वन मस्ट गेट एबव देयर फियर, मतलब कि यहाँ पास वो लास्ट मैसेज ये देते हैं कि अगर आपको कोई चीज़ करना है तो आप सबसे पहले तो अपने डर को दूर भगाइए, क्योंकि अगर आपके अंदर डर रहेगा तो आप वो चीज़ कर ही नहीं पाओगे। तो डर पे काबू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। तो इस चैप्टर में जो मॉरल लेसन हमें टीच मिलता है यही मिलता है। तो यहाँ पास आए हमारे क्वेश्चन, इस थर्ड चैप्टर के क्वेश्चन आंसर की बारी। तो हमारा थर्ड चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ रिटन द स्टोरी डीप वाटर। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि विलियम डॉगलस द्वारा लिखी गई है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द लाइफ टर्म ऑफ विलियम डॉगलस। तो क्या लाइफ टर्म रहता है उनके विलियम डॉगलस का। तो ही हैड टेकन बर्थ इन 1898 इन मिनेसोटा एंड डाइड इन 1980। तो उनका बर्थ आप एक बार देख लीजिए कहाँ, 1890, जगह तो मुश्किल से ही पूछेगा बट आप अगर याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है। बस उनका बर्थ देख लीजिए 1898 में हुआ था, और उनका डेथ कब हुआ था, 1980 में हुआ था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज द राइटर्स फ्रेंड। राइटर्स फ्रेंड कौन है, यहाँ पास डी रसोटी। तो ये इनके चैप्टर में भी मेंशन है, द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ द अमेरिका। जो कहाँ रहते हैं, कौन है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका रहते हैं डी रसोटी। इस चैप्टर में इनके नाम का भी मेंशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। तो कौन सबसे ज़्यादा लॉन्गेस्ट सर्विंग किया है, तो कौन किया है, विलियम डॉगलस इन जस्टिस। ओके। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, ये सब तो देखिए राइटर बेस्ड क्वेश्चन है। मैंने आप हर चैप्टर से आप देख होंगे शुरू के 5-6 क्वेश्चन जो मैंने ऐड किए हैं वो राइटर बेस्ड ही क्वेश्चन ऐड किए हैं, कि अगर राइटर से कुछ इंपॉर्टेंट आपके क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम में तो आपके वो भी ना छूटें। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। अगर आप एंड तक देख रहे हैं तो आपका ही फ़ायदा होगा, मेरा नहीं होगा। मेरा तो काम ही है बस आपको पढ़ाना, और आपका काम है अच्छे से तहे दिल से पढ़ना दिमाग लगाकर। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, फ्रॉम विच बुक बाय विलियम ओ डॉगलस हैज़ दिस ऑटोबायोग्राफिकल नोट डीप वाटर बिन टेकन। तो मैंने आपको बताया कि कहाँ, ये किसका पार्ट है, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स का पार्ट है ना, ऑफ मेन एंड माउंटेन्स का पार्ट है ये डीप वाटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ फुल फॉर्म ऑफ YMCA। ये आपके चैप्टर में मेंशन है, तो इसलिए मैंने ये वाला क्वेश्चन डाल दिया कि अगर आपसे पूछ लिया जाए। मुश्किल है कि ये वाला क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल सकता है, क्योंकि जो KVS का एग्जाम है इतना टफ पैटर्न नहीं कर रहे हैं। TGT का पैटर्न जब बच्चे देखे तो काफ़ी खुश हुए, क्योंकि TGT में काफ़ी ईजी क्वेश्चन आ गए थे, जितना वो लोग एक्सपेक्ट किए थे उस तरीके के लेवल के तो आए ही नहीं थे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन आए थे। तो इस टाइप के क्वेश्चन तो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिल सकते, बट मैंने फिर भी ऐड कर दिया कि अगर देखने को आ भी सकता है तो आप ये ना कहें कि मैम ने ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया है। तो फ्रेंड, इसका YMCA का फुल फॉर्म होगा यंग मेंस क्रिश्चियन एसोसिएशन, द पुल लोकेटेड इन याकिमा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु कंटिन्यूसली वॉन्ट द नरेटर्स अगेंस्ट द रिवर। मतलब किस रिवर के बारे में कौन उनको वो क्या वॉर्न करता रहता है। तो उनकी मदर रहती हैं, जो विलियम डॉगलस की मदर रहती हैं, बार बार उनको क्या करती रहती हैं, वॉर्न करती रहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है,
विच रिवर इज बीइंग टॉक्ड हियर, तो कौन सी रिवर के बारे में बात होती है? याकिमा रिवर लोकेटेड इन याकिमा स्टेट इन द यूएसए। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, who had taken him to the beach of California when he was just 3 or 4 years, तो किसके कैलिफोर्निया बीच पे वो किसके साथ गए थे जब उनकी एज कितनी थी? 3 और 4 ईयर की थी। अगर क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछ लिया जाए कि जब विलियम डॉगलस कैलिफोर्निया बीच पे गए थे तो उनकी एज कितनी थी, तो 3 और 4 ईयर के वो थे, मतलब एक लिटिल किड थे। तो वहाँ पास किसके साथ गए थे फ्रेंड? हिज फादर, मतलब अपने फादर के साथ वहाँ पास कैलिफोर्निया बीच पे वो गए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हुज टेरर डिड द नरेटर फील इन हिज हर्ट, तो किस चीज़ का डर उनके दिल में बैठ गया था, बताइए। तो दी ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर, मतलब कि जो वेव्स, वाटर की जो वेव्स इतनी बड़ी बड़ी थी तो उसको उसका ही डर उनके दिल में बैठ गया था। तो आपको राइट आंसर टिक करना है, द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वाटर। वाटर मिल जाए या फिर वेव्स मिल जाए, ये दोनों ही आंसर राइट होगा आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु हैड पुल्ड हिम इन द स्विमिंग पूल, तो कौन उनको फेंकता है? विलियम डगलस, मतलब चाइल्डहुड के बारे में उनकी एक प्रकार से मैंने कहा ना, ये ऑटोबायोग्राफी है। तो पूल में उनको कौन धक्का देता है? तो कौन रहता है? अ बॉय हु मे बी 18 ईयर्स ओल्ड। तो यहाँ पास बताया गया है कि एक मतलब एडल्ट था जो कि मे बी, देखिए यहाँ पास किया गया है मे बी, मतलब शायद वो 18 साल का रहा होगा। तो इस प्रकार से इस चैप्टर में आपके मेंशन है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मच डीप वॉज द डीप एंड, तो कितना था? तो 9 फीट का उसका मतलब कि जो उसकी गहराई थी कितनी थी? 9 फीट की थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द डेप्थ, अगर देखिए डीपनेस पूछ लिया तो 9 फीट, बट अगर डेप्थ पूछ लिया जाए तो 2 फीट। ओके, आई होप आपको आंसर क्लियर हुआ होगा। तो व्हाट वाज द डेप्थ ऑफ द स्विमिंग पूल फ्रॉम द सैलो एंड, तो कितना था? 2 फीट था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मेनी एफर्ट्स, मैंने आपको बताया था, हाउ मेनी एफर्ट्स डिड द नरेटर मेक इन वाटर, मतलब वो बाहर निकलने के लिए, स्विमिंग पूल से निकलने के लिए कितने टाइम, कितनी बार वो एफर्ट लगाए थे, पूरी जी जान अपनी कितनी बार फुल लगाए थे? तो बताया था मैंने कि 3 बार उन्होंने अपनी पूरी जी जान लगा दिया था कि मैं स्विमिंग पूल से खुद से बाहर निकल जाऊँ, बट वो निकल नहीं पाते। वो जो बच्चा रहता है, वो जो एडल्ट 18 ईयर्स का लड़का रहता है, वही उनको एट द एंड निकालता है स्विमिंग पूल से। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, होम डिड ही हायर ऑन द 1 अक्टूबर टू लर्न स्विमिंग पूल, तो 1 अक्टूबर को किसको हायर करते हैं स्विमिंग पूल सिखाने के लिए? तो एक इंस्ट्रक्टर। आपको यहाँ पास क्वेश्चन में आ सकता है कि फादर को रखते हैं, मदर को रखते हैं, फ्रेंड को रखते हैं, किसको रखते हैं? तो आपको राइट आंसर क्या करना है? इंस्ट्रक्टर। ओके, इंस्ट्रक्टर, वो एक इंस्ट्रक्टर हायर करते हैं जो कि उनको स्विमिंग पूल सिखा सके काफ़ी अच्छे से, जो कि एट द एंड वो सीख भी जाते हैं। तो यहाँ पास आपका 3rd चैप्टर भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं 4th चैप्टर की, जो कि आपका दी रैट ट्रैप बाय सेल्मा लेज़रलॉफ द्वारा लिखा गया है। दी रैट ट्रैप बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है आपका। तो ये चलिए इसकी थोड़ी सी शॉर्ट समरी देख लेते हैं हम लोग। दिस स्टोरी डील्स विद द पेडलर, पेडलर के बारे में बताया गया है। विद अ पेडलर हु सेल्स रैट ट्रैप ऑफ वायर दैट ही बेग्ड फॉर अ हैड स्टोलन, मतलब कि वो यहाँ पास एक पेडलर के बारे में कहानी बताई गई है जो कि क्या रैट ट्रैप बनाता था। और वो रैट ट्रैप किसके द्वारा बना रहता था? वायर से बना रहता था। दैट ही बेग्ड फॉर अ हैड स्टोलन, ही इज अ he is a vagabond, has no home to live in and many times no food to eat, मतलब वो एक प्रकार का वगाबॉन्ड था, जैसे कि लोग इधर उधर नहीं टहलते रहते हैं, वैसा ही वो वगाबॉन्ड था। ना उसके पास घर था, ना उसके लिए ठीक से मतलब खाने के लिए कुछ इकट्ठा वो कर पाता था। तो इस प्रकार से मतलब रेड ट्रैप बेच के वो कितना ही, मतलब चूहेदानी, रेड ट्रैप मीन्स होता है चूहेदानी, बेच के वो कितना ही कमा लेता। तो वो ना एक प्रकार से वो इधर उधर घूमने वाला व्यक्ति था, वगाबॉन्ड टाइप का। वगाबॉन्ड का आप मतलब समझते ही होंगे। ना उसके पास ठीक से घर था, ना खाने के लिए था, तो मतलब कुछ भी नहीं था। उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा, मतलब बहुत ही ज़्यादा पिटीफुल थी, बहुत ही ज़्यादा पुअर, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पिटीबल कंडीशन थी उसकी, बहुत ही ज़्यादा वो पुअर था। तो उसकी लाइफ बहुत ही ज़्यादा क्या थी? लाइफ इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर हिम, मतलब उसके लिए लाइफ जीना बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो गया था। वन डे, जस्ट अ सेकेंड फ्रेंड, one day it occurs to him that the entire world is a rat trap and shelter, food, clothing, comfort and luxuries are like baits to entrap people। तो उसको बहुत सारे, मतलब वो खाली बैठा रहता था, मतलब कि सोचता रहता था, बहुत सारे उसके दिमाग का खुरापाती दिमाग में बहुत सारे आते थे कि मैं ऐसे करूँ तो इतना पैसा मुझे मिल जाएगा, ऐसे करूँ तो इतना पैसा मिल जाएगा, मतलब वो पैसा कमाने का अलग अलग जरिया ढूंढता रहता था। बट एक दिन उसके माइंड में ये क्वेश्चन ये आता है, उसके मन में चलता है कि क्यों ना मैं, पूरी दुनिया ही एक क्या है, एक चूहेदानी है, मैं इस पर थोड़ा सा चारा डालूं और लोगों को फंसाकर उनसे पैसा ऐंठना शुरू कर दूं। इस तरीके का उसके माइंड में ख्याल आता है, तो वो यही काम शुरू कर देता है। जिनसे कहता है कि रेड ट्रैप है जो कि मुझे क्या, एक अच्छा शेल्टर दे सकता है, मीन्स रहने का जगह दे सकता है, अच्छी फूड दे सकता है, अच्छी क्लॉथिंग दे सकता है, जो कि मुझे एक लग्जरीज कंफर्ट लाइफ दे सकता है। अगर मैं लोगों को क्या कहते हैं उसको,
मतलब नहीं कहते चीट करना, लोगों को चीट करके पैसा कमाओ, तो मुझे ये सारी लाइफ में जो चाहता हूँ वो मुझे मिल सकता है। तो ये वाले ये पूरी इसकी स्टोरी पूरी मतलब जो पेडलर है इसी के बारे में पूरी स्टोरी बताई गई है। दिस आइडिया अज्यूम्स हिम एंड लिव्स हिम सेटिस्फाइड एज ही इज डिप्राइव्ड ऑफ ऑल हिज थिंग्स। मतलब कहता है अगर ये वाला आइडिया मैंने अपना लिया, इस तरीके का लाइफ अपना लिया, तो मेरी जितनी भी मेरी लाइफ की जो है प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाएगी। बट एट द एंड इसमें दिखाया गया है कि वो ऐसे लोगों से मिलता है जिसकी वजह से उसके माइंड का ये चीज़ चेंज हो जाता है, मतलब वो काफ़ी अच्छा इंसान बन जाता है, और जो भी उसने चोरी के पैसे रहते हैं वो भी लौटा देता है। एक बच्ची से मिलता है, मतलब एक मतलब फादर और डॉटर से मिलता है, जो कि जो कि उन इसका जो काफ़ी ख्याल रखते हैं, काफ़ी अच्छे इसका केयर करते हैं। और एक बूढ़े व्यक्ति से मिलता है जो कि वो भी काफ़ी ख्याल रखते हैं। तो इन सब से मिलके इसका जो हर्ट रहता है चेंज हो जाता है, और ये भी अच्छा इंसान बन जाता है। तो इससे फ्रेंड इस जो चैप्टर है इसकी समरी यही मॉरल थीम यही है कि अगर आप बुरे व्यक्ति के साथ भी अच्छा व्यवहार करेंगे तो वो भी बदल जाएगा, वो भी बदलने की कोशिश करेगा। बट अगर आपका अच्छा व्यवहार नहीं रहेगा तो चोर के साथ आपको अच्छा व्यवहार करना चाहिए। अगर चोर के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करेंगे तो और ज़्यादा चोरी करेगा। तो इसमें इस वाले चैप्टर में ये दिखाया गया है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आता है, थीम तो मैंने आपको अच्छे से समझा दिया। फर्स्ट चैप्टर आता है, फर्स्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का, हु हैज़ रिटेन द स्टोरी द रेयर ट्रैप। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही इंट्रोडक्शन में ही बता दिया था कि सेल्मा लेजर रॉफ हैं इसके राइटर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, डिस्क्राइब द लाइफ टर्म ऑफ द राइटर। राइटर की लाइफ टर्म क्या थी? तो 1858 में इनका बर्थ हुआ था एंड 1940 में इनका डेथ हुआ, जो हमारे राइटर थे, हाँ, सेल्मा के। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच कंट्री डज द राइटर बिलोंग टू। तो कौन से कंट्री से हमारे राइटर बिलोंग करते थे? स्वीडन से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मैंने फ्रेंड बताया ना कि हर चैप्टर से मैंने 4-5 क्वेश्चन आपके राइटर से ही लिए हैं, कि अगर आपके राइटर से कुछ क्वेश्चन एग्जाम में देखने को भी मिल जाता है तो आपका छूटे ना। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज द पेडलर लाइफ। तो किस प्रकार की जो पेडलर था, जो व्यक्ति था जो कि चूहेदानी बेचता था, तो किस प्रकार की लाइफ वो जीता था। तो उसकी लाइफ कैसी थी? सैड थी, सैडनेस से भरी हुई थी, एंड मोनोटोनस लाइफ थी, मतलब वो खुश नहीं था, सैडनेस और मोनोटोनस लाइफ उसकी थी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट थिंग डिड द पेडलर सेल। तो क्या बेचता था वो? तो आपको पता ही है कि दे स्मॉल रैट ट्रैप, मतलब छोटा वो चूहेदानी बेचता था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट मटेरियल वॉज द रैट ट्रैप मेड ऑफ। मतलब जो रैट ट्रैप जो चूहेदानी था वो किस मटेरियल से बना हुआ था, किस मटेरियल से वो बनाता था जो पेडलर था। तो वो किससे बनाता था फ्रेंड? मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि ऑफ वायर से बनाता था, मतलब वायर के थ्रू वो उसको बनाता था, जो उसके मटेरियल रहते थे वायर के रहते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज द फर्स्ट होस्ट ऑफ द पेडलर। तो जो पेडलर का फर्स्ट होस्ट था, जिसे वो चोरी करने के लिए पकड़ता है, बेचारे वो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं ना, दो ओल्ड मैन रहते हैं। ओल्ड मैन के घर जाता है, वहाँ पर शेल्टर मांगता है कि रात में जाता है, कहता है कि मेरे पास कोई भी शेल्टर नहीं, प्लीज़ आप मेरी हेल्प कर दीजिए। जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं इतने अच्छे रहते हैं, इतने स्वभाव के अच्छे रहते हैं, बेचारे उनको शेल्टर तो देते हैं, खाना पीना सब कुछ देते हैं, सोने के लिए देते हैं, प्लस उनको अपनी निजी ज़िंदगी की बातें भी बता देते हैं कि मैंने कुछ पैसा यहाँ पास इकट्ठा किया है, मतलब गाय का दूध बेचकर, काऊ मिल्क बेचकर मैंने कुछ पैसे इकट्ठा किए, सब कुछ उसको बता देते हैं। एक अनजान व्यक्ति को इतना कुछ नहीं बताना चाहिए, बट जो ओल्ड मैन रहते हैं वो सब कुछ उसको इजीली बता देते हैं। तो वो क्या करता है, जब सुबह जाने लगता है तो उनका पैसा वैसा लेके भाग जाता है जो पेडलर रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच गेम डिड दे प्ले विद द ओल्ड कार्ड्स। जो हमारा पेडलर है वो कौन सा गेम खेलना पसंद करता था ओल्ड कार्ड्स के द्वारा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, कि मजोलिस गेम वो खेलता था, उसको पसंद था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज देयर इन द हट फॉर द सुपर। तो क्या था वहाँ पास जो जो बूढ़े व्यक्ति थे उनके घर में, तो क्या था? दी पोर्ट्रेट्स था, है ना, वहाँ पास वो क्या करते थे, अपने पैसे वगैरह रखते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, वेयर डिड द ओल्ड मैन वर्क इन द प्रीवियस टाइम वेन ही वॉज यंगर। इस वाले चैप्टर में बताया गया है कि वो ओल्ड मैन बताते हैं अपने बारे में, मतलब उस चोर को, वो तो नहीं जानते ना कि पेडलर जो है चोर है, वो तो एक अच्छा इंसान समझ के उसको शेल्टर देते हैं, खाना देते हैं, उसको सारी अपनी बातें बताते हैं। वो बताते हैं कि जब मैं यंग था तो मैं यहाँ पास, मतलब कि 8 राम्स जो आयरन वर्क्स एज अ क्राफ्टर, मतलब क्राफ्टर के रूप में उनका जो पद था, कहते हैं ना पद, जो उनका काम करने का वो था, वो एज अ क्राफ्टर वहाँ पास थे। कौन से कंपनी में? एज राम्सो आयरन वर्क में वहाँ पास एक क्राफ्टर थे, जब वो अपने यंग दिनों में काम करते। बट अब वो बूढ़े हो चुके हैं तो वो कंपनी में काम नहीं कर सकते हैं। अब उनके जो जीने का सहारा है, उनके पैसे का आर्थिक आमदनी का जो सहारा है, एक काऊ है जिसके मिल्क को बेच के वो बेचारे थोड़ा सा पैसा इकट्ठा कर लेते थे। उस पैसे को भी ये पेडलर लेकर भाग जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द सोर्स ऑफ इनकम फॉर द ओल्ड मैन नाउ। मतलब अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि जो काऊ रहती है वही उनका सोर्स ऑफ इनकम रहती है, मतलब उसी के दूध को बेच के वो बेचारे थोड़ा बहुत पैसा इकट्ठा कर लेते थे।
नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मच मनी डिड ही शो टू द पेडलर, मतलब कितना पैसा वो जो बूढ़े व्यक्ति रहते हैं पेडलर को कितना पैसा शो करते हैं कि अभी तक वो इतना पैसा इकट्ठा कर लिए हैं। तो इसका राइट आंसर है 30 करोड़। तो जैसे कि डॉलर होता है, ये हमारे यहाँ रुपीज़ होता है, तो वैसे ही स्पेनिश में क्या होता है, करोड़ होता है। जैसे सेकेंड फ्रेंड, सॉरी फ्रेंड, स्वीडन, स्वीडन मतलब कि जैसे यहाँ पास जैसे अमेरिका में डॉलर होता है, हमारे यहाँ रुपीज़ होता है, वैसे ही स्वीडन में क्या होता है, क्रोनर होता है। तो वहाँ पास कितना पैसा वो शो करते हैं, मेरे पास इतना है 30 करोड़ है स्वीडन में, स्वीडन के हिसाब से ही है ये क्रोनर, वहाँ पास चलता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वॉट डिड द पेडलर डू विद द मनी, तो पेडलर उन मनी के साथ क्या करता है, जो बूढ़े व्यक्ति बड़े ही होशियारी के साथ उसको दिखा देते हैं मासूमियत के साथ। ही स्टोल इट, मतलब उस पैसे को लेकर वो क्या करता है, भाग जाता है, चुरा लेता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द पेडलर फाइंड हिमसेल्फ वन डे इन द लेट दिसंबर नाइट, वो तो जब वो भाग के बेचारा क्या है, भाग जाता है और खुद को कहता है कि पुलिस ना पकड़ ले, तो भागते भागते जाके जंगल में चला जाता है। वो जंगल इतना ज़्यादा घना रहता है कि वो उस जंगल के रेड ट्रैप में खुद फंस जाता है, मतलब जंगल के उस बांध में खुद फंस जाता है। तो बहुत मुश्किल से वहाँ पास कई दिनों तक फंसा रहता है, उसको बेचारा भूख प्यास सब कुछ, पानी वगैरह सब कुछ प्यास है, बड़ी मुश्किल से वो कहाँ पास जाता है, बड़ी मुश्किल से वो जब एक थोड़ा अलार्म सुनता है, थोड़ा ये जो कंपनी है इसका थोड़ा सा आयरन वगैरह सुनता है, मतलब थोड़ा सा शोर शराबा सुनता है, तो बड़ी मुश्किल से अपने आप को खड़ा करता है बड़ी मेहनत करके, और वहाँ पास ये जाता है, देखता है कि मैं यहाँ पास हूँ, मतलब कि कोशिश करता है कि मैं यहाँ तक पहुँच जाऊँ, वरना मैं जंगल में तो फंस के मर ही जाऊँगा। तो बहुत मुश्किल से वो क्या देखता है, वन डे, तो वही क्वेश्चन पूछा है, वेयर डिड द पेडलर फाइंड हिमसेल्फ वन डे इन द लेट दिसंबर नाइट, तो लेट दिसंबर नाइट वो क्या कहाँ पास पाता है, इट रामसो आयरन वर्क। आपको बताया ना, जो हमारे क्रॉफ्टर थे, जो हमारे ओल्ड मैन थे, वो भी इसी कंपनी में, इसी आयरन मैन कंपनी में जॉब करते थे, बट अब वो बूढ़े हो चुके हैं, इसलिए अब वो यहाँ पास काम नहीं करते, अब यहाँ पास कोई और रहता है, मतलब कई लोग रहते हैं। तो बताया जाएगा इस चैप्टर में कि आपको कौन कौन रहते हैं। जस्ट सेकंड फ्रेंड, पता नहीं क्या हो जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वर देयर इट रामसो आयरन वर्क्स वेन ही रिच, तो जब वो वहाँ पास इस कंपनी में पहुँचता है, रामसो जो आयरन वर्क्स में पहुँचता है, तो वहाँ पास कौन कौन रहता है, ये पूछा गया इस क्वेश्चन में। एक मास्टर रहते हैं, द मास्टर ब्लैक स्मिथ, स्टेशन स्टोर एंड हिज हेल्पर, मतलब ये इतने लोग वहाँ पास जब वो एंट्री करता है उस कंपनी में, इतने लोग वहाँ पास रहते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है कि जो हु वॉज द डॉटर ऑफ द आयरन मास्टर, जो आयरन मास्टर उनकी डॉटर कौन रहती है, या फिर पूछ लीजिए कि उनके डॉटर का नेम क्या है, तो उसकी डॉटर का नेम क्या रहता है, एडला विन मैनसन रहता है, एडला विन मैनसन। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज एलिजाबेथ, एलिजाबेथ कौन रहते हैं, मतलब यहाँ पास वो मिलते हैं, तो इनको क्या, जो ये आयरन मास्टर रहते हैं, इनको क्या लगता है कि इनका कोई ओल्ड फ्रेंड है, तो उसके चक्कर में वो क्या करते हैं कि इसको अपने घर ले जाते हैं, मतलब ये जब उसको पेडलर को बोलते हैं कि चलो आप मेरे घर चलो, तो पेडलर सोचता है कि मुझे फंसाने के लिए अपने घर ले जाते हैं, तो वो पहले मना करते हैं, बट इनकी बेटी भी, जब जो एडला रहती है, ये भी फोर्स करती है, प्लीज़ अंकल चलिए ना मेरे घर, आप मेरे पापा के दोस्त हैं, तो वो फिर मान जाते हैं, फिर वहाँ पर जाते हैं, तो जो आयरन मैन और आयरन मास्टर रहते हैं, उनकी डॉटर रहती है एडला, ये काफ़ी अच्छी खातिरदारी पेडलर की करती हैं। तो इन सबको देख के, इन सब की खातिरदारी देख के जो पेडलर रहता है उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है, और चोरी का पैसा एडला को ही दे देता है। एट द एंड स्टोरी में बता रही हूँ आपको कि एडला को ही दे देता है पैसा, और कहता है कि आप उस बूढ़े व्यक्ति को वापस कर देना, और एक लेटर भी देता है कि मतलब उनके सारे जो किए रहते हैं उसके लिए थैंक यू बोला रहता है। तो वही पूछा है, तो एक बार वो मतलब बता देते हैं कि मेरी बीवी के का नाम ये है, मेरा बच्चा है, अब्रॉड में पढ़ता है, सब कुछ उसको बता देते हैं। ये लोग भी मतलब कि पेडलर को सब कुछ बता देते हैं। तो वही पूछा है कि हु वॉज एलिजाबेथ, तो आयरन मास्टर की वाइफ रहती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डू द आयरन मास्टर सन्स लव, तो कहाँ उनके जो बेटे रहते हैं कहाँ पास रहते हैं, अब्रॉड में रहता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु परस्यूडेड द पेडलर टू गो टू होम, मतलब कौन बहुत ज़्यादा फोर्स करता है पेडलर को घर जाने के लिए, तो एडला रहती है। उसके फादर पहले बोलते हैं कि प्लीज़ चलो आप मेरे घर चलो, मेरे फ्रेंड हो, बट वो पेडलर मना करता है। जब उनकी बेटी भी एडला भी फोर्स करती है, तब वो मान जाते हैं, मतलब वो घर जाने के लिए मान जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड द फादर एंड द डॉटर कम टू नो दैट ही पेडलर वॉज अ थीप, मतलब कहाँ पास इनको पता चलता है, बट पेडलर वो जो आयरन मास्टर रहते हैं उनकी बेटी को कहाँ पास पता चलता है कि जो पेडलर है वो कोई और नहीं, वो तो एक चोर है। तो जब वो लोग चर्च में जाते हैं, तब उनको पता चलता है कि भाई ये तो चोर है, जिसको हमने अपने घर में रखा है, अभी तक पता नहीं कि हमारे घर से वो कितनी चीज़ें चुरा चुका होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड दे फाइंड व्हेन दे रिटर्न फ्रॉम द चर्च, मतलब जब चर्च से वो वापस लौटने लगते हैं पिता और बेटी, तो क्या वो पाते हैं चर्च में, तो एक बंडल पाते हैं वहाँ, है ना, एक बंडल पाते हैं जो कि पेडलर उन लोगों के लिए छोड़ के जाता है। अब पूछा गया है कि व्हाट डिड द बंडल्स कैरी, बंडल में क्या क्या कैरी रहता है, तो उसका आंसर है
अ रेड ट्रैप कंटेनिंग 30 करोड़ नोट्स एंड अ लेटर टू हिटलर। एक लेटर रहता है हिटलर के नाम पे और एक 30 करोड़ रहता है, मतलब पूरे पैसे रहते हैं, जो कि मतलब लेटर में लिखा रहता है कि एडला आप ये पैसे जो है उस बूढ़े व्यक्ति को लौटा दो जिससे मैंने चोरी किया था। तो बार बार आप ये पैसे का देखिए मेंशन दिया गया है, तो आप इस पैसे को याद रखिए। कभी आपको 40, 45, 50 ऐसे मेंशन हो जाएगा, बट आपको राइट आंसर टिक करना है 30 करोड़ पे ही। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द रेड ट्रैप। रेड ट्रैप क्या रहता है? अ क्रिसमस प्रेजेंट टू एडला। वो जो वहाँ पास चर्च में वो छोड़े रहते हैं, तो वो क्या रहता है? तो वो क्रिसमस प्रेजेंट रहता है एक एडला के लिए, जो बच्ची रहती है उसके लिए क्रिसमस प्रेजेंट पेडलर छोड़ के जाता है। नेक्स्ट हमारा चैप्टर यहाँ पास चैप्टर 4 भी आपका कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारा आता है चैप्टर 5। आप देख रहे हैं कि मैं किस तरीके से डिटेल में आपको कंप्लीट कराते हुए चल रही हूँ कि अगर आपने मैंने कहा ना, अगर आपने क्लास 12 की एनसीईआरटी टच भी नहीं किए तो भी आप एग्जाम में पूरे क्वेश्चन अपने करके आएंगे। क्लास 12 से चाहे जितने भी क्वेश्चन आ जाए आप करके आएंगे, क्योंकि एक चैप्टर से मैं 20-20, 15-20 क्वेश्चन ऐड कर रही हूँ, तो कहाँ से क्वेश्चन, एग्जामिनर को भी क्वेश्चन बनाने के लिए क्वेश्चन तो चाहिए ना, तो कहाँ से लेगा? तो यहीं से सब क्वेश्चन वो लोग लेंगे। तो चाहे जो क्वेश्चन है आपको इस सीरीज से देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो हमारा चैप्टर 5 यहाँ पास फ्रेंड स्टार्ट होता है इंडिगो। थोड़ा सा इसका शॉर्ट समरी देख लेते हैं हम लोग। द स्टोरी इज बेस्ड ऑन द इंटरव्यू टेकन बाय लुइस फिशर ऑफ महात्मा गांधी। यहाँ पास एक ये रहते हैं, ये लुइस फिशर रहते हैं, आपके राइटर हैं, जो कि एक मतलब कि महात्मा गांधी का एक छोटा सा इंटरव्यू लेने जाते हैं, जिसमें महात्मा गांधी अपने काफ़ी चीज़ों को बताते हैं कि सेवाग्राम आश्रम में उन्होंने कब विजिट किया, क्या क्या किया, किस प्रकार से उन्हें नील क्रांति को, मतलब जो कर था उसको किस प्रकार से रोका। तो ये सब कुछ वो अपने इंटरव्यू में बताते हैं। तो एक ये जो चैप्टर आपका है, एक इंटरव्यू लिया गया है, किसके द्वारा लिया गया है फ्रेंड? लुइस फिशर के द्वारा लिया गया है। किसका लिया गया है? महात्मा गांधी का लिया गया। आई होप आपको कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने काफ़ी अच्छे से क्लियर करके आपको बता दिया। इन ऑर्डर टू राइट ऑन हिम ही हैड विजिटेड हिम, मतलब वो कब, लुइस फिशर कब जाते हैं महात्मा गांधी के पास ये इंटरव्यू लेने के लिए? 1942 एट ही इस आश्रम सेवाग्राम, उनके आश्रम में जाते हैं। कहाँ जाते हैं? सेवाग्राम में जाते हैं। वेयर ही वॉज टोल्ड अबाउट द इंडिगो मूवमेंट। इंडिगो मीन्स होता है फ्रेंड वो जो नीली क्रांति, नहीं, नील की क्रांति की गई थी। तो वहाँ पर जब उनके इंटरव्यू महात्मा गांधी का लेते हैं, तो महात्मा गांधी वहाँ पास बताते हैं अपने इंडिगो मूवमेंट के बारे में, नीली क्रांति के मूवमेंट के बारे में बताते हैं। कौन बताता है फ्रेंड? गांधी जी बताते हैं। The story revolves around the struggle of the Gandhi and other prominent leaders in order to safeguard sharecroppers. Sharecroppers means होता है जो sharecroppers means होता है जो वहाँ पास बिचौले नहीं रहते थे, वो मीन्स नीली वो मतलब कि जो लैंड रहते थे और सेफ वो कि उनके लैंड पे जो किसान रहते थे वो नील की खेती वगैरह करते थे। तो काफ़ी वो मतलब कि अपना काफ़ी परसेंटेज अपने पास रख लेते थे, और जो मजदूर थे उनको काफ़ी कम परसेंटेज दिया जाता था, मतलब 25% काफ़ी कम दिया जाता है। बट गांधी जी जाते हैं तो वहाँ पास काफ़ी मांग करते हैं और ये प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो पूरा यही वाला स्टोरी इस थीम में आपको, इंडिया के थीम में देखने को मिलेगा। और एक लीडर का एक अच्छे लीडर की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब महात्मा गांधी ने किस प्रकार से एक अच्छे लीडरशिप की भूमिका को निभाया, ये भी आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। हाँ, तो आई होप आपको बहुत अच्छे से ये चैप्टर समझ में आ गया है। अगर नहीं समझ में आया है तो क्वेश्चन आंसर के थ्रू वो भी समझ में आ जाएगा, बट इसकी शॉर्ट स्टोरी तो मैंने आपको बता ही दी है। तो चलिए क्वेश्चन आंसर कर लेते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द इंडिगो। मैंने जस्ट अभी आपको बताया कि लुइस फिशर इस चैप्टर के राइटर हैं। तो हु वाज लुइस फिशर? वो अब लुइस फिशर कौन है, थोड़े से राइटर के बारे में जानकारी तो लेनी चाहिए आपको। ही वॉज अ जर्नलिस्ट हु रोट फॉर द न्यू, किसके किसके लिए वो एक जर्नलिस्ट थे और किस किस पत्रिका के लिए वो लिखते थे, या किस किस न्यूज़ चैनल के लिए वो लिखते थे? तो लिखते थे वो द न्यू यॉर्क टाइम्स, द सैटरडे रिव्यूज एंड फॉर एशियन एंड द यूरोपियन पब्लिकेशन। इन सब के लिए वो क्या थे? एक जर्नलिस्ट। इन सब के क्या थे? जर्नलिस्ट थे, जिसके लिए वो काम करते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, इंडिगो इज एन एक्सेप्ट फ्रॉम। तो कहाँ से इंडिगो, ये आपका चैप्टर है, कहाँ से लिया गया है? हिज लॉन्गर बुक, उनके लॉन्गर बुक से लिया गया है, द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी द्वारा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, गांधी ऑटोबायोग्राफी। तो गांधी की ऑटोबायोग्राफी है जिसके थ्रू ये लिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज आई इन द स्टोरी। आई किसको यहाँ पास डिनोट किया गया है? जो महात्मा गांधी बताते हैं कि किस प्रकार से राजकुमार शुक्ला वहाँ पास मतलब कि उनके पास आते हैं, बताते हैं पूरी नील क्रांति का जो वहाँ पास रहता है कि किस प्रकार से किस प्रकार के वहाँ के जो लैंड लॉर्ड हैं वो किस प्रकार से शेयर क्रॉपर को तकलीफ देते हैं, किस प्रकार से मतलब उनके पे कर का वो जुर्माना लगा रहे हैं। तो इस प्रकार से वो आके जो बताते हैं गांधी जी को, मतलब गांधी जी को वहाँ ले जाने वाला कौन व्यक्ति रहता है? राजकुमार शुक्ला ही रहते हैं। तो यहाँ पास अगर बोला गया है कि आई डिनोट यहाँ पास किसके नाम पे के लिए किया गया है, तो यहाँ पास राजकुमार शुक्ला के लिए किया गया है। अगर फ्रेंड आपको ये चैप्टर डिटेल में पढ़ना है तो ये चैप्टर आपको पीजीटी के प्लेलिस्ट में मिल जाएगा।
आप डिटेल में जाके वहाँ से बहुत अच्छे से अपनी सारी कन्फ्यूज़न को क्लियर कर सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ाया हुआ है, बट ये हमारा शॉर्ट वीडियो है, इसलिए सब कुछ हम लोग शॉर्ट में लेके चलेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज राजकुमार शुक्ला। तो राजकुमार शुक्ला कौन रहते हैं? मैंने जस्ट अभी बताया कि क्या रहते हैं, एक शेयर क्रॉपर रहते हैं, या फिर कह लीजिए कि एक पीजेंट या फार्मर रहते हैं, मतलब एक किसान रहते हैं वो, जो कि नील की खेती वहाँ पास करते रहते हैं। जिसकी शिकायत वो महात्मा गांधी के पास लेकर आए हैं। जो लैंडलॉर्ड रहते हैं उनकी शिकायत लेकर आते हैं वो महात्मा गांधी के पास। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, विच प्लेस डिड राजकुमार शुक्ला बिलोंग टू। कहाँ से रहते हैं वो? चंपारण। चंपारण में नील की खेती जो स्टार्ट हुई थी, कहाँ पास स्टार्ट हुई थी फ्रेंड? चंपारण में स्टार्ट हुई थी। वहीं के वो प्रॉब्लम लेकर महात्मा गांधी के पास आए थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, नेम द लॉयर, जस्ट सेकेंड, नेम द लॉयर इन हुज हाउस डिड राजकुमार शुक्ला एंड गांधी जी गो। तो बताइए उस लॉयर का नाम यहाँ पास पूछा गया है जिसके घर पे राजकुमार शुक्ला और गांधी जी जाते हैं। तो उनके उस लॉयर का नाम क्या है फ्रेंड? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास ये दोनों लोग जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट डिड द सर्वेंट्स ऑफ राजेंद्र प्रसाद कंसिडर गांधी जी। मतलब कि जो जब उनके घर पे वो लोग राजेंद्र प्रसाद के घर पे गांधी जी और राजकुमार शुक्ला जाते हैं, तो जो राजेंद्र प्रसाद के नौकर रहते हैं वो गांधी जी को सोचते हैं कि ये भी एक प्रकार के फार्मर, ये एक प्रकार के पीजेंट ही हैं, ये जो कि ये आए हैं। मतलब उन लोग को नहीं पता ही नहीं रहता कि गांधी जी का एक प्रकार से लुक ही ऐसा रहता है कि उनको लगता है कि ये भी तो एक किसान ही है। वो नहीं समझते कि कोई इस प्रकार की हस्ती हो सकते हैं, क्योंकि वो क्या समझते हैं कि एक अनटचेबल है, मतलब छूने योग्य नहीं है। कि वो लोग जब गांधी जी उनके कुएं से पानी लेने जाते हैं तो वो लोग मना कर देते हैं ना। आप स्टोरी पढ़ेंगे तो उसमें बताया गया है। तो गांधी जी को क्या समझते हैं, वही पूछा गया है कि नौकर गांधी जी को क्या समझते हैं? अनटचेबल समझते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर वुड प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी टीच। तो जे बी कृपलानी है। देखिए उस मूवमेंट से जितने भी कैरेक्टर उभर के आ सकते थे, सारे ही कैरेक्टर आपको इस वाले चैप्टर में देखने को मिलेंगे। चाहे वो राजेंद्र प्रसाद हो, चाहे राजकुमार शुक्ला हो, चाहे महात्मा गांधी, चाहे जे.बी. कृपलानी हो, और भी कैरेक्टर है इसमें जो कि आपको इस चैप्टर में देखने को मिलेंगे। तो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन अगर पूछा तो आपको ध्यान भी रखना चाहिए। तो पूछा गया है, वेयर वुड प्रोफेसर जे.बी. कृपलानी टीच। तो कहाँ पास जे.बी. कृपलानी कहाँ पास पढ़ाते थे? इसका आंसर है आर्ट कॉलेज इन मुजफ्फरपुर। कहाँ पास पढ़ाते थे? आर्ट कॉलेज, मतलब मुजफ्फरपुर के आर्ट कॉलेज में वो पढ़ाते थे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मच लैंड प्रोडक्ट हैड द पीजेंट केप्ट अंडर द शेयर क्रॉपिंग सिस्टम। मतलब कि कितना परसेंट वो लैंड का जो लेते थे, जो कि शेयर क्रॉपिंग सिस्टम में जो वो बताते हैं कितना परसेंट वो खुद रख लेते हैं। तो अराउंड 2/3, मतलब कि जो जितना भाग है उसका मतलब मात्र सारा पूरा वो रख ले, मात्र 15% ही किसानों को मिलता था। मतलब 100% का जितना भी नील की फसल का था, सब कुछ वो जो लैंड लॉर्ड रहते थे वो खुद रख लेते। मात्र 15% ही किसानों को दिया जाता था, या फिर कह लीजिए 2/3 या फिर 50%, कुछ भी आ सकता है। आपको ऑप्शन में कुछ भी देखने को मिल सकता है, दोनों ही याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, टू हुम हैड द इंटायर इंडिगो हार्वेस्ट गोन। तो पूरा भाग रहता था वो किसको जाता था? इंग्लिश। दी इंग्लिश के यहाँ पास मतलब है कि जो इंग्लिश मैन थे, है ना। इंग्लिश वर्ड आपने आर्टिकल तो पढ़ा ही होगा। दी इंग्लिश मतलब पूरे इंग्लिश जाति को ये डिनोट कर रहा है। पूरे इंग्लिश जाति का मतलब पूरे अंग्रेज को ये पूरा वो जाता था शेयर क्रॉपर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर डिड गांधी जी प्रैक्टिस हिज लॉ डिग्री बिफोर कमिंग टू इंडिया। मतलब इंडिया आने के पहले गांधी जी अपना जो लॉ की डिग्री थी वो कहाँ पास प्रैक्टिस करते थे, कहाँ से किए? तो साउथ अफ्रीका से। आप लोग तो पढ़े होंगे कि गांधी जी ने अपनी पढ़ाई की लॉ की डिग्री कहाँ से हासिल की है, तो साउथ अफ्रीका से हासिल की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हुम अज्यूम गांधी जी इन जून। तो जून में गांधी जी को कौन अज्यूम करता है? तो यहाँ पास इसका राइट आंसर है सर एडवर्ड गीट, द लेफ्टिनेंट गवर्नर। आई होप, मैंने कहा ना बहुत सारे कैरेक्टर इस चैप्टर में आपको देखने को मिलेंगे, तो कैरेक्टर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मच गांधी जी डिमांडेड फ्रॉम द इंग्लिश लैंडलॉर्ड्स। देखिए उनको मात्र 15% देते थे, बट गांधी जी वो क्या कहते हैं? कहते हैं नहीं, आपका भला ही ज़मीन है, बट पूरा मेहनत तो किसका? किसानों का है ना। तो गांधी जी डिमांड करते हैं कि किसानों को आप 50% देंगे, जितना पूरा हो रहा है आप उसका 50% देंगे। बट वो लोग एग्री नहीं होते, वो कहते हैं 25% के लिए वो रिटर्न देने के लिए वो एग्री होते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज द वाइफ ऑफ गांधी जी। तो ये तो ऐसे भी आपको आंसर आ ही जाएगा, अगर ये चैप्टर भी नहीं पढ़े रहेंगे तो भी आपको पता है कि गांधी जी की वाइफ जो रहती हैं मिसेस कस्तूरबा ही रहती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, फॉर हाउ मच टाइम डिड द डॉक्टर वॉलेंटियर टू सर्व। तो कितने महीनों के लिए जो डॉक्टर वॉलेंटियर हैं, कितने महीनों के लिए गांधी जी के साथ रहते हैं या फिर सर्व करते हैं उनको? तो 6 मंथ के लिए। हाँ, ये राइट आंसर है आपका। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु इज़ द यंगेस्ट सन ऑफ गांधी जी। गांधी जी के सबसे बड़े बेटे का आपको नाम बताना है। तो इनका भी मेंशन इस चैप्टर में है, मिस्टर देवादास। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हाउ मैनी मेडिसिन वर अवेलेबल इन चंपारण विलेज। तो चंपारण गांधी जी जब वो ये मतलब एग्री कर लेते हैं, जो नील की खेती का प्रॉब्लम सॉल्व कर लेते हैं, तो वहाँ पास काफ़ी मेडिकल कॉलेज, स्कूल, काफ़ी जी गांधी जी जब रिटर्न होने लगते हैं
तो उसके पहले ही वो जो चंपारण में काफ़ी स्कूल खुलवाते हैं, काफ़ी मेडिकल की व्यवस्था करते हैं, जहाँ पास उनकी वाइफ, उनके बच्चे, उनके जो बड़ा बेटा है, काफ़ी मतलब वाइफ जो रहती हैं वो स्वच्छता का के बारे में गाँव वालों को बताती हैं। उनका लड़का जो है काफ़ी पढ़ाई लिखाई लोगों को कराता है। तो इस प्रकार से काफ़ी कुछ वहाँ पर बताया जाता है। तो और मेडिसिन भी अब उपलब्ध कराई जाती है। तो वही पूछा है कि कितने मेडिसिन जो है चंपारण में विलेज में अवेलेबल हो गए थे। तो इसका राइट आंसर है 3 टाइप्स। कस्टर्ड ऑयल, एक वो क्या कहते हैं, कस्टोर ऑयल, क्विनेन एंड सल्फर ऑइनमेट। ठीक। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, हु वॉज द इंग्लिश स्पेसिफिस्ट। एक इंग्लिश स्पेसिफिस्ट भी इसमें दिखाया गया है, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रूज को। ये कहते हैं कि मैं भी यहाँ पास रह के जो है गांव के लोग हैं उनको क्या करूँगा, उनको पढ़ना सिखाऊंगा, उनके साफ़ सफाई का मतलब उनको साफ़ सफाई का मतलब बताऊंगा, उनके रहने के जीने का तरीका सिखाऊंगा। तो ये भी पूछते हैं कि गांधी जी क्या मैं भी सबके साथ उन गांव वालों को ये सब सिखा सकता हूँ। तो गांधी जी कहते हैं नहीं, क्योंकि ये एक अंग्रेज़ रहते हैं, वो कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि एक अंग्रेज़ गाँव वालों को ये सब सिखाए। तो ये जो सिखाने का काम रहता है, उनकी वाइफ, उनके बच्चे और उनके जो सहपाठी मतलब कि जो सेवक रहते हैं गांधी जी के साथ में रहते हैं, वो सब गाँव वालों को सिखाते हैं। बट ये भी पूछते हैं क्या गांधी जी मैं भी सिखा सकता हूँ। तो गांधी जी मना कर देते हैं। तो वही पूछा गया, हु वॉज द इंग्लिश पैसिफिस्ट। पैसिफिस्ट मीन्स होता है फ्रेंड्स शांति प्रिय। तो इंग्लिश शांति प्रिय कौन थे, तो कौन थे, चार्ल्स फ्रेयर एंड्रयू थे। तो आई होप आपका ये वाला चैप्टर 5 भी कंप्लीट हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा आता है क्वेश्चन पोएट्स एंड पैनकेक। इसको कर लेते हैं फ्रेंड, उसके फिर बाद क्या कहते हैं अलग वीडियो बनाएंगे, क्योंकि वीडियो मोबाइल से अपलोड करना रहता है और आपका वीडियो 1 घंटे से ज़्यादा का हो गया है। तो सेकंड पार्ट कर देंगे इस वाले वीडियो का, जो कि 1 घंटे ज़्यादा का वीडियो हो जाता है। तो फ्रेंड वीडियो से अपलोड नहीं हो पाता, मोबाइल से बार बार अपलोड करने में प्रॉब्लम हो जाती है। और आप देख रहे हैं कि मैं आपको जो पढ़ा रही हूँ मोबाइल के थ्रू ही पढ़ा रही हूँ। तो मोबाइल से 1 घंटे से ज़्यादा वीडियो अपलोड नहीं हो पाती, अपलोड होने में बड़ी प्रॉब्लम होती है। बार बार 90% अपलोड होकर फिर क्या होता है, बार बार रीस्टार्ट हो जाता है। तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है अपलोड करने में। इसलिए अभी ये वाला चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, सेकंड वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगी जिसमें मैं पूरा चैप्टर करा दूँगी। तो हम चैप्टर 6 कर लेते हैं अपना, पोएट्स एंड पैनकेक्स। मतलब कि बहुत ही ह्यूमरस वे में इसमें प्रेजेंट किया गया है कि किस प्रकार से दिखाया गया है कि जो मूवीज़ बनती है उसमें किस प्रकार के मेकअप यूज़ किए जाते हैं, किस प्रकार से जो सेलिब्रिटी रहते हैं उनके चेहरे पे इतना इतना मेकअप लगाया जाता है, किस प्रकार से लाइट से उनका चेहरा खराब हो जाता है, ये सब कुछ इसमें बताया गया है। तो थोड़े से शॉर्ट समरी हम लोग देख लेते हैं। द चैप्टर हैज़ बिन टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विथ बॉस बाई अशोका मित्रन। तो इसके राइटर है कौन है फ्रेंड, अशोका मित्रन इसके राइटर है। और किस वाले बुक से ये चैप्टर आपका लिया गया है, पोएट्स एंड पैनकेक्स, माई ईयर्स विथ बॉस से लिया गया है। इट इज़ अबाउट, जस्ट अ सेकेंड, इट इज़ अबाउट हिज टाइम व्हेन ही वर्कड इन द जेमिनी स्टूडियो। तो ये बताते हैं, अशोका मित्रा बताते हैं कि ये तब की बात है जब मैं एक जेमिनी स्टूडियो में काम करता था। वॉज क्वाइट फेमस फिल्म स्टूडियो बैक इन दोज डे। वो कहते हैं कि जो जेमिनी स्टूडियो था उस टाइम का बहुत ही फेमस स्टूडियो था। वी लर्न दैट अशोका मित्रा जॉब इन टू कट न्यूज़ पेपर क्लिपिंग कंसर्निंग डिफरेंट। फिर वो बताते हैं इस चैप्टर में कि उनका वहाँ पास जो जेमिनी स्टूडियो था, हालांकि वो बनने तो कुछ और एक राइटर और एक वो बनने आते हैं, मतलब कि एक्टर बनने आते हैं। बट यहाँ पास वो जाके जो बन पाते हैं वो क्या बन पाते हैं कि जो न्यूज़पेपर का इंपॉर्टेंट चीज़ रहता था उसको क्या क्लिपिंग कटिंग करना था उस टुकड़ों को, मतलब कि न्यूज़पेपर के जो कटिंग वो करते थे, मतलब छोटे छोटे पेपर काट के इंपॉर्टेंट जो फैक्ट रहते थे उसको निकाल के वो एक जगह चिपका लेते थे। ये उनका काम जेमिनी स्टूडियो में था, अशोका मित्रन का। नेक्स्ट हमारा मतलब कि जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, अशोका मित्रन जॉब इज टू कट न्यूज़पेपर क्लिपिंग कंसर्निंग डिफरेंट टॉपिक्स एंड मेंटेनिंग अ फाइल ऑफ द सेम। मैंने बताया ना, एक प्रकार का वो सब कुछ वो करके एक फाइल बनाते थे। In this story, we learned about lot of things relating to the film industry, especially the one in India। मतलब इस वाले चैप्टर में आपको बहुत कुछ ऐसा बताया जाएगा जो कि फिल्म इंडस्ट्री में यूज़ होता था। जैसे कि we get in inside glimpses of the working it and also of a beginning of India post independence। तो इसमें एक प्रकार से मतलब वो सब झलक तो दिखाया ही गया, और जो पोस्ट इंडिपेंडेंस डे का जो उस टाइम का टाइम था वो भी इस वाले चैप्टर में आपको थोड़ा सा झलक देखने को मिल जाएगा। ही फर्स्ट राइट्स हिज टेक ऑन द मेकअप डिपार्टमेंट। सबसे पहले वो किस बारे में बात करते हैं अपने इस स्टोरी में, इस चैप्टर में क्या मेकअप डिपार्टमेंट के बारे में बात करते हैं, जहाँ पास वो बताते हैं कि Moreover, he makes fun of the looks the actors try and the glaring lights। वो कहते हैं कि जो इतनी तेज़ से जो लाइटें रहती हैं जो उनके फेस पे सीधे इफेक्ट करती हैं, तो क्या है उनका फेस बहुत ही क्या है, मतलब मिक्स फन, मतलब तो बातें वो जो करते हैं बहुत ही फनी तरीके में बताते हैं कि जो लाइट्स रहते हैं उनके फेस पे सीधे आता है। आफ्टर दैट वी लर्न दैट द पैनकेक्स इज एक्चुअली द नेम ऑफ द मेकअप। आप लोग जब पैनकेक पढ़े होंगे तो आपको लग रहा होगा कि पैनकेक वो है जो कि मतलब कि जो
केक होता है वो वाला, बट ये नहीं है। एक्चुअली ये जो पैन केक है कोई और नहीं, वो एक मेकअप ब्रांड था, वो एक मेकअप ब्रांड का ये नाम है। तो एट द एंड वो बताते हैं, आफ्टर दैट वी लर्न दैट पैन केक इज एक्चुअली द नेम ऑफ द मेकअप ब्रांड यूज्ड बाय द जेमिनी स्टूडियो, जो कि जेमिनी स्टूडियो के द्वारा जो मेकअप ब्रांड यूज़ किया जाता था उसी का नेम था पैन केक। तो यहाँ पास फ्रेंड ये हो गया चैप्टर का। तो इस चैप्टर के थोड़े से हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द राइटर ऑफ द पोएट्स एंड पैनकेक्स? अशोक मित्रन इज द राइटर ऑफ द पोएट्स एंड पैनकेक्स। ये जस्ट मैंने आपको समरी डिस्क्राइब करते हुए बता ही दिया है। सेकंड हमारा क्वेश्चन है, इन विच बुक्स डिड अशोक मित्रन शेयर हिज एक्सपीरियंस एट जेमिनी स्टूडियो? कौन से बुक में उन्होंने अपने जेमिनी स्टूडियो के एक्सपीरियंस को शेयर किया है? तो इसका राइट आंसर है, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। दिस चैप्टर इज टेकन फ्रॉम द बुक माई ईयर्स विद द बॉस। मैंने अभी आपको बताया, बाय अशोका मित्रन। द राइटर एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस एट जेमिनी स्टूडियो। जेमिनी स्टूडियोज हैज ऑलवेज बीन अ वेल नोन स्टूडियो इन इट्स एरा। इट्स फाउंडर वॉज एस वसंत। तो अगर पूछ लिया जाए क्वेश्चन में कि जेमिनी स्टूडियो के जेमिनी स्टूडियो के फाउंडर कौन थे, तो एस वसंत थे, यहाँ पास मेंशन कर दिया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वॉट डज द बुक माई ईयर्स विद द बॉस टेल अस अबाउट? तो किस बारे में ये बुक बताता है, हमें क्या बताता है, किस बारे में बताता है? इसका राइट आंसर है, द राइटर एक्सप्लेन हिज एक्सपीरियंस एट जेमिनी स्टूडियोज। जेमिनी स्टूडियो हैज ऑलवेज बीन अ वेल नोन स्टूडियो इन इट्स एरा। इट्स फाउंडर वॉज एस वसन। The author recounts his years at Gemini Studios in his book My Years with Boss, which talks of the influence of movies on every aspect of life in India. तो आई होप आपको इसका भी आंसर क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, वेयर इज जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड, या फिर सिचुएटेड कह लीजिए। तो इसका राइट आंसर है, जेमिनी स्टूडियो लोकेटेड इन चेन्नई हैज़ ऑलवेज बीन अ वेल नोन स्टूडियो इन इट एरा। इट्स फाउंडर वॉज एस वसंत। आपको इतनी बार मैंने ये मेंशन कर दिया है कि आपको तो नाम याद ही हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, हु वाज द फाउंडर ऑफ द जेमिनी स्टूडियो? तो इसका राइट आंसर है एस वसंत। द जेमिनी स्टूडियोज लोकेटेड इन चेन्नई। बार बार यही चीज़ मेंशन हो गया, मैंने गलती से लगता है टाइप कर दिया है। चेन्नई वॉज सेटअप, इसका सेटअप देख लीजिए कब हुआ था, 1940 में हुआ था। इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंट फिल्म प्रोड्यूसिंग ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया इन द अर्ली डेज ऑफ इंडियन फिल्म मेकिंग। बहुत ही पॉपुलर ये स्टूडियो था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्र इन द जेमिनी स्टूडियो? अगर कोई इस चैप्टर से आपके क्वेश्चन बन सकता है तो ये वाला बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर मोस्टली अगर इस चैप्टर से तो क्वेश्चन देखने को आपको मिल नहीं सकता, अगर मिल भी सकते हैं तो ये वाला क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। द ड्यूटी ऑफ अशोका मित्र इन जेमिनी स्टूडियो वॉज टू कट आउट न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स ऑन अ वाइड वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट एंड स्टोर देम इन अ फाइल। वो कहते हैं जो न्यूज़पेपर की मतलब इंपॉर्टेंट चीज़ें कट करके तुम एक फाइल में स्टोर करके रखो। द राइटर वर्क इन अ cubicle and his job was to cut the newspaper and keep it in a safe place. नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, व्हाट वाज द ब्रांड नेम ऑफ द मेकअप मटेरियल? तो आपको बताया है, आपके चैप्टर का ही नेम है द पैनकेक्स इज द ब्रांड नेम ऑफ मेकअप material that Gemini Studio ordered in truckloads. He further tell us that the makeup studio was located upstairs in the building that belonged to Robert Clive's stables. अगर पूछ लिया जाए कि ये बिल्डिंग कहाँ पास थी, तो जो रॉबर्ट्स क्लाइव थे उनके स्टेबल्स के पास ये बिल्डिंग बिलोंग थी। तो आई होप आपको यहाँ पास क्लियर हो गया होगा। देन फ्रेंड हमारा जाता है द इंटरव्यू, चैप्टर 7 है। देख लीजिए मैंने बहुत अच्छे से इसको भी मेंशन किया है काफ़ी कुछ, बट हमारा वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो जो इसका सेकंड पार्ट हम लोग लेकर आएंगे। चाहे तो मैं ये आपको पूरा ही चैप्टर एक वीडियो में करा सकती हूँ, बट प्रॉब्लम ये अपलोड करने की प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो सेकंड पार्ट इसका जल्दी मैं अपलोड कर दूंगी। बस आप लोग मीन्स कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे कि मैं जैसे ही अपलोड करूँ वो आपके पास वीडियो आ जाए, क्योंकि आपके पास इतना तो टाइम है नहीं कि आप सेकंड चैप्टर मतलब कि सेकंड के लिए आप बार बार वेट करेंगे। तो अगर आप जब सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन प्रेस कर देंगे, तो जैसे ही मैं इसका सेकंड पार्ट अपलोड करूँगी आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो फ्रेंड आई होप मैं यहाँ पास आप लोगों को बाय बोलना चाहूँगी, और वीडियो पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो और वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करिएगा और अपने दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा। शेयर करने का जिम्मा आप लोगों का है कि मैं आपको लोगों को पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, तो आप लोग भी मेरे वीडियोस को शेयर कर दीजिए। और दूसरों के लिए ये हेल्पफुल रहेगा ना कि आप शेयर करेंगे तो उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। और चैनल को पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जो कि मैं इसका जैसे ही सेकंड पार्ट लेकर आऊँ आप लोगों तक जल्दी से वीडियो भी मिल जाए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू सो मच, बाय बाय।